Hello everyone, we will start a new chapter today. ये पिछले चैप्टर का एक सेकंड यूनिट है जो हमने भी फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस किया था। मतलब जो हम लोग क्लास 11 में करते आए हैं कि एक नॉर्मल कोई सा बिज़नेस है उसका फाइनल अकाउंट्स बनाना है अपने को। एंड इसके बाद जो हम लोग कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा भैया, तो हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, हाँ पार्टनरशिप हम लोग करेंगे, पार्टनरशिप का चैप्टर है हमारे पास। अच्छा फिर भैया फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज़, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज़ आपके सिलेबस में नहीं है, आई मीन फाउंडेशन के सिलेबस में नहीं है। और अब जैसे इंटर में आओगे तो आप सिर्फ कंपनी ही कंपनी पढ़ोगे, ठीक है ना। जितना आपको सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ना है ना वो ज़्यादातर आपका फाउंडेशन तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अब मैंने आपको उस दिन बताया भी था कि क्लास 11 में क्या था, पूरा प्रोप्राइटरशिप के बारे में था। क्लास 12 में जो चैप्टर्स है वो किसके बारे में है, या तो एनपीओ के बारे में, चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, कंपनी का शेयर कैपिटल वगैरह के बारे में, डिवेंचर्स के बारे में। जैसे आप फाउंडेशन में आते हो तो मिक्सअप हो गया वो चीज़, ठीक है ना। एक नया टॉपिक भी आ गया था कंसाइनमेंट, वो किसी का भी हो, चाहे मतलब सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप वाला करे, कोई भी करे। लेकिन जैसे आप इंटरमीडिएट में जाओगे ना, आप धीरे धीरे देखोगे हम लोग ज़्यादातर हम लोग स्विच ओवर हो रहे कंपनीज़ का अकाउंट्स करने में। कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनेगा, कंपनी का पीएल कैसे बनेगा, वो नया फॉर्मेट जो होता है ना शेड्यूल 3 वाला, वो फॉर्मेट आपको याद होगा। शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, वो सब जो सिखाया गया था आपको, है ना, पार्ट बी जिसे बोलते हैं हम लोग क्लास 12 में उस बुक में। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ मतलब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो प्रोडक्शन में इंगेज्ड है जो बिजनेस, ठीक है ना। देखो इनका फाइनल अकाउंट्स 4 चीज़ों से बनता है। अभी तक हमने 3 चीज़ पढ़ा था कि भाई ट्रेडिंग बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। इनके फाइनल अकाउंट्स में मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ जो है, इनके फाइनल अकाउंट्स में एक और एड ऑन फीचर है या फिर एड ऑन अकाउंट है, एक इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और बाकी सब कुछ सेम है। एक चीज़ है जो बुक में शायद लिखा हुआ नहीं है या फिर कोई क्वेश्चन नहीं है उसके बारे में, वो मैं आपको पहले स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूँ। देखो जब ये 2 अकाउंट साथ में बन रहे हैं ना, मतलब अभी तक याद करो, जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनता था तो हम लोग क्या बोलते थे कि सारा डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा, सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएल में जाएगा, और बैलेंस शीट का तो कोई बात ही नहीं। लेकिन ध्यान दो, जैसे ही ये मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएल वगैरह बन रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ बताता हूँ। ये अपने को क्या बताता है, ट्रेडिंग अपने अकाउंट अपने को क्या बताता है भैया, ये हम लोग को बताता है ग्रॉस प्रॉफिट, ये बताता है हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट। तो भैया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या बताता है, ये हम लोग को बताता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। ये COGS बताता है जो सामान हमने बेचा है उसको, वो बना कहाँ पे होगा, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में उसका खर्चा क्या लगा वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको बताएगा। अच्छा भैया, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये बता रहे हैं, मतलब रॉ मटेरियल ख़रीदने का खर्चा, रॉ मटेरियल पे जो डायरेक्ट खर्चा लगता है फैक्ट्री में, वो सारा इसमें आएगा। बिल्कुल सही। तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा वो यहाँ पे चार्ज होगा, वो यहाँ पे चार्ज नहीं होगा। समझ में आ रहा है। जो आज अभी तक क्या हो रहा था, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा था वो ट्रेडिंग में चार्ज हो रहा था, इनडायरेक्ट पीएल में हो रहा था, फिर बैलेंस शीट बन रहा था। अभी जब ये दोनों साथ में बनेगा, अब मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बनाऊंगा, बुक में क्या प्रॉब्लम है ना, बुक में ये लोग क्वेश्चन जो दे रखे हैं ना उसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलता है कि अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मैन्युफैक्चरिंग भी बनाओ, ट्रेडिंग भी बनाओ, पीएल भी बनाओ, ऑब्वियसली होगा ही। तो वहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ लिखना है, कोई स्टूडेंट ट्रेडिंग में लिख के आ जाता है, कोई स्टूडेंट मैन्युफैक्चरिंग में लिख के आ जाता है। किसी का मन करता है कि फैक्ट्री लिखा हुआ है तो मैं मैन्युफैक्चरिंग में लिख दो, किसी का मन करता है कि कैरेज वैरेज कुछ दिया है तो ट्रेडिंग में लिख दो। तो इसमें स्टूडेंट का गलती हो जाता है। ये मैं बोलता हूँ कि बुक का गलती मैंने इसलिए बोला क्योंकि बुक ने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जिसे मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग एक साथ पूछा हो। पूछेगा तब तो बच्चों को पता चलेगा ना कि क्या करना है। बस आपने फॉर्मेट दिखा दिया और बोल दिया कि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, बस हो गया। आपको ये है कि जब दोनों अकाउंट साथ में बनेगा, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, ध्यान दो, रॉ मटेरियल से रिलेटेड और वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा, चाहे वो परचेज़ हो, चाहे वो रॉ, अब फैक्ट्री में जो भी खर्चा लगेगा वो किसका होगा, मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि वहीं पे फैक्ट हो रहा है।
तो डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, रॉ मटेरियल का ख़रीद हुआ। रॉ मटेरियल अगर अब कभी कभी क्या होता है हम लोग रॉ मटेरियल ही बेच दिए। सोचो मैंने शुगर केन ख़रीदा, ठीक है ना, अगर हमारा चीनी का फैक्ट्री है, हमने शुगर केन ख़रीदा, ठीक है ना, तो अब उसका जो मोलासेस होता है ना, मोलासेस समझ में आ रहा है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो हम लोग गन्ना से रस निकालने के बाद जो बचता है, तो वो भी अल्टीमेटली ये लोग क्या करते हैं, एक बाई प्रोडक्ट है इनका। बाई प्रोडक्ट का मतलब जो प्रोडक्ट बनने के बाद जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बच जाएगा ना, या फिर वो एक्स्ट्रा बन जाता है। जैसे मतलब ऐसा होता है कि अब मैं आपको एक राइस का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, उससे शायद आपको समझ में आए। तो देखो राइस में होता क्या है ना, ये राइस बनता है पैडी से, ठीक है, पैडी मतलब वो धान धान होता है ना, हाँ। तो पैडी से क्या होता है, हम लोग जब राइस बनाने जाते हैं तो पैडी जब मशीन में डाला जाता है तो उसका 67%, जो मेरे को ध्यान आ रहा है, 67% से उससे राइस बनता है। इसके बाद मेरे को एग्जैक्टली परसेंटेज याद नहीं आ रहा, एक बार मैं देखता हूँ, रुको, परसेंटेज 27%, हाँ, 27% इसका निकलता है पैडी हस्क, जिसे हम लोग बोलते हैं भूसी, है ना। अब मेरे को इंग्लिश वर्ड और पैडी हस्क तो मुझे पता है ना, जिसको हम लोग भूसा या भूसी बोलते हैं जो भी। तो 27% इसका पैडी हस्क निकलता है, एंड जो रिमेनिंग 6% बचता है, आई गेस, है ना, 67 27 में 6 ही बचेगा, हाँ, और 6% जो बचता है ये निकलता है राइस ब्रान। राइस ब्रान एक तरीके का तेल होता है, आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, बोलते हैं हेल्थ कॉन्शियस जो है वो लोग राइस ब्रान तेल यूज़ करें। नॉर्मली सनफ्लावर वगैरह जो भी आता था ना, ये फॉर्चून वगैरह, उससे ज़्यादा आजकल राइस ब्रान ज़्यादा चल रहा है। तो ये मेरे ख्याल से इंटरचेंजेबल है, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, या तो 27% राइस ब्रान था या 6% ऐसा कुछ था, ठीक है ना। तो ये है। अब पैडी से हम लोग बनाना क्या चाह रहे हैं, हमारा रॉ मटेरियल क्या है, पैडी, ठीक है। अब रॉ मटेरियल मेरा पैडी है, मैं एक्चुअली बनाना क्या चाह रहा हूँ, राइस, तो ये क्या है मेरा फिनिश गुड्स। अब ये पैडी हस्क और राइस ब्रान, चलो राइस ब्रान भी मार्केट में बिकता है, इसलिए मैं इसको भी एक तरीक़ा से फिनिश गुड्स बोल सकता हूँ, क्योंकि हमें अब पता है कि भाई मैं पैडी से राइस बनाऊंगा तो राइस ब्रान बनेगा ही बनेगा। ये एक तरीक़ा का तेल होता है, ठीक है ना, वो पहले राइस इधर निकल जाता है, तेल अलग हो जाता है और भूसी अलग हो जाता है। तो ये जो हस्क है ये कोई काम का है नहीं। तो क्या आपको लगता है ये फैक्ट्री वाला ऐसे ही इसे गिरा देता होगा, नहीं, ये भूसी भी बिकता है। तो ये एक तरीक़ा का क्या है, बाई प्रोडक्ट है, मतलब ये राइस बनाते बनाते ये ऑटोमेटिकली बन गया, राइस बनाते बनाते ये राइस ब्रान भी ऑटोमेटिकली बन गया, मैं इसको भी राइस बाई प्रोडक्ट बोल सकता हूँ। मेरा अल्टीमेटली राइस है फिनिश गुड्स। ये राइस ब्रांड आजकल फिर भी इसे फिनिश गुड्स में बोला जा सकता है, क्योंकि ये भी एक पता है कि हाँ राइस ब्रांड भी अच्छा बिकने लग गया है, ठीक है ना। ये भी मार्केट अब पैडी हस्क है, अब इसको तो नहीं बोल सकते ना फिनिश प्रोडक्ट, ये तो बाई प्रोडक्ट है, ये तो बस ऐसे ही भूल चूक से बन गया, ठीक है ना। अब जैसे गन्ना, अब अगर गन्ना से आप चीनी बनाते हो तो गन्ना का जो बच जाता है ना, मोलासेस जिसे बोलते हैं हम लोग, तो वो तो ऐसे ही मतलब बच गया, उपाय नहीं है, लेकिन उसे भी बेचते हैं लोग, उसे भी फैक्ट्री वाले बेच देते हैं, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड और वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। अब सोचो, अब मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ, जो शुगर केन से हम लोग का जो शुगर बनता है। अब 31 मार्च को हम लोग इन्वेंट्री देखते हैं, ये आपको पता है। अब 31 मार्च को, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्टॉक और इन्वेंट्री में क्या डिफरेंस है, पहले ये बताओ मेरे को। स्टॉक या स्टॉक एंड ट्रेंड तो चलो एक ही बात है, ये मैंने ऑलरेडी शायद पहले इनिशियल क्लासेस में डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी चलो वापस कर लेते हैं। स्टॉक एंड ट्रेड और स्टॉक ये एक ही चीज़ है, लेकिन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या अलग क्या है, लोगों को लगता है ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स है, एंड इंटरचेंजेबली लोग यूज़ भी करते हैं इसे, कभी इसको स्टॉक बोल देते हैं, कभी इन्वेंट्री बोल देते हैं, लेकिन क्या इसमें फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। स्टॉक वर्ड कौन यूज़ करता है, जो ट्रेडिंग कंसर्न्स होते हैं ना, जो अभी तक हमने किया था, वो सोल प्रोप्राइटर वाले, जिनका ट्रेडिंग बिजनेस है, सिर्फ वो माल खरीदते हैं और बेचते हैं, तो उनके पास जो माल 31 मार्च को बच जाता है, स्टॉक उनके पास जो बच जाता है, उसे बोला जाता है स्टॉक, ठीक है ना। किसी भी दिन को अगर कोई स्टॉक वैल्यूएशन करता है तो उसको हम लोग स्टॉक बोल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो वो उसके पास जो क्लोजिंग में बचा रहता है ना, उसके पास जो सामान बचा रहता है, उसे वो बोलता है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या चीज़ आ जाता है, इन्वेंट्री के अंदर आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब शुगर केन, मैं शुगर फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ एक बार के लिए, या फिर अगर आप राइस वाला करोगे तो पैडी हो जाएगा रॉ मटेरियल। दूसरा इसके पास और क्या चीज़ रहेगा, WIP, मतलब आप इन्वेंट्री कब देखते हो, 31 मार्च को। अब ये बताओ, चलो मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ, पहले समझाता हूँ। हो सकता है आपके पास बहुत सारा शुगर केन ऐसा होगा जिसको अभी तक आपने प्रोसेस नहीं किया है, मशीन में नहीं डाला है, हो सकता है कि नहीं। हाँ भैया बिल्कुल हो सकता है। कई सारा पैडी पड़ा हुआ है, कई सारा शुगर केन पड़ा हुआ है फैक्ट्री में, जो हम लोग बनाएंगे फ्यूचर में, रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जो
राइस बन के रेडी हो गया या फिर जो शुगर बन के रेडी हो गया उसके हम लोग क्या बोलेंगे? फिनिश गुड्स। इस इन्वेंट्री के अंदर भी एक स्टॉक इन ट्रेड या फिर स्टॉक बोल के एक आइटम आता है। बताओ इसमें क्या फ़र्क है? स्टूडेंट लोग मेरे को ये बता ही नहीं पाते हैं कि ये फिनिश गुड्स और स्टॉक के बीच में क्या फ़र्क है। एक बार समझ में आ जाए तो बहुत ईजी है। देखो स्टॉक इन ट्रेड मैंने आपको बार बार क्या बोला है, स्टॉक इन ट्रेड कौन यूज़ करता है? ट्रेडिंग कंसर्न। ये वर्ड कौन यूज़ करता है? ट्रेडिंग कंसर्न वाले। मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाले भी हो सकते हैं, इनका भी कोई बिज़नेस हो, मतलब इनका भी ट्रेडिंग बिज़नेस हो कि भाई ये बनाते हैं और बेचते भी हैं, बनाते हैं और इनका रिटेल दुकान भी है, अलग कोई चीज़ खरीद के भी बेचते हैं ये लोग। जैसे ये शुगर फैक्ट्री है, ठीक है, और इनका एक राशन दुकान भी है। सोचो इनका एक राशन का शॉप भी है, ठीक है, गला माल का दुकान बोल लो या कुछ भी बोलो। तो ये लोग क्या करते हैं, चीनी और राइस तो खुद बनाते हैं, शुगर और राइस तो खुद बनाते हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ है राशन में, जो बाकी चीज़ है ये लोग ख़रीद के बेचते हैं। तो जो ये लोग खुद बना रहे हैं, जैसे राइस ये खुद बना रहा है और मैंने और एक क्या बोला, एक राइस बोला और एक शुगर बोला, सॉरी। तो शुगर और राइस का जो स्टॉक इसके पास बन के रेडी हो चुका है उसे ये लोग क्या बोलेंगे? फिनिश गुड्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद बनाया है। तो जो राइस का और शुगर का स्टॉक इनके पास होगा उसको हम लोग बोलेंगे फिनिश गुड्स। तो स्टॉक किसको बोलेंगे? अच्छा भैया हम समझ गए, जो ये लोग खरीद के बेच रहे हैं। सोचो ये लोग बाज़ार से फॉर्चून का तेल खरीद के बेचते हैं, ठीक है, बाज़ार से आटा खरीद के बेचते हैं, बाज़ार से मैदा खरीद के बेचते हैं, बाज़ार से कुछ और भी खरीद के बेचते हैं। तो वो सब का जो स्टॉक जिसकी दुकान में पड़ा होगा उसको बोलेंगे स्टॉक। समझ में आ रहा है? तो जिस चीज़ का ये लोग ट्रेडिंग करते हैं उसका जो स्टॉक बचा रहेगा उसको ये लोग बोलेंगे स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड। जो ये लोग खुद बनाते हैं उसका जो सामान स्टॉक बचा रहेगा उसको बोलेंगे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जो इनके पास रॉ मटेरियल पड़ा रहेगा उसको बोलेंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और ये सारा मिलके बनता है इन्वेंट्री। इसमें और भी कुछ है, बता रहा हूँ मैं, कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा। भैया ये WIP अभी तक समझ में नहीं आया। WIP क्या है? देखो ये वैल्यू क्या मतलब कोई पीरियड ऑफ टाइम में कर रहे हैं या एज ऑन 31 मार्च कर रहे हैं? भैया ये कोई पीरियड का नहीं है, ये एज ऑन 31 मार्च। हम लोग 31 मार्च को शाम को जाते हैं, ठीक है ना, 31 मार्च का शाम का स्टॉक देखते हैं कि भाई 31 मार्च को रात को या शाम को मेरे पास कितना स्टॉक है। तो आप जब जाओगे फैक्ट्री में आपको शुगर केन दिखेगा, पैडी दिखेगा, रॉ मटेरियल, आपको बना हुआ चावल दिखेगा, राइस दिखेगा, बना हुआ शुगर दिखेगा, आप बोलोगे ये तो फिनिश गुड्स है। आप अपने राशन दुकान में जाओगे, आप बोलोगे ये मतलब इतना आटा पड़ा है, इतना ये है, इतना वो है, वो आपका स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा। अब बताओ क्या ऐसा नहीं होगा कि आपने बहुत सारा शुगर केन मशीन में डाल दिया है, वो पीस के लिक्विड निकल गया है, ठीक है ना, और वो जो मोलासिस जो होता है वो अलग हो चुका है, ठीक है ना। मोलासिस का मतलब वही है ना, एक बार, नहीं मोलासिस का मतलब वो नहीं है, ये कोई लिक्विड टाइप का कुछ निकलता है, ठीक है ना, ये कुछ और है, ठीक है ना, ये बाई प्रोडक्ट ही है। मैं गलत बोल रहा था, मोलासिस मतलब वो नहीं होता है, मतलब वो भी एक तरीका का बाई प्रोडक्ट है। मैं जो आपको बता रहा था, जैसे गन्ना जो रस निकालने के बाद जो बचाता है उसे भी ये लोग बेचते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते, ऐसे कहीं नहीं फेंकते हैं, ठीक है ना, वो भी कहीं ना कहीं काम लग जाता है। तो वही है, जैसे पैडी है, पैडी हर्ष जो है भूसी आपको लगता है फ्री में ये लोग देते हैं? नहीं, ये लोग बेचते हैं इसे, चाहे कोई फार्म वाला खरीदे या कोई खरीदे। तो वैसे शुगर जब बनता है ना तो उसमें भी जैसे मोलासिस निकलता है, वो जो गन्ना का वो जो बचा हुआ पोर्शन निकलता है, तो ये सब क्या है? बाई प्रोडक्ट है। अब बताओ जिस दिन 31 मार्च को आप गोडाउन में स्टॉक देखने जाओगे, तो मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ, क्या ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारा धान या पैडी ऐसा होगा जो मशीन के अंदर जा चुका है, ठीक है, प्रोसेसिंग उसका स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक वो राइस बन के रेडी नहीं हुआ है? क्या ऐसा है क्या? मतलब ऐसा कोई जादू है क्या, मैं इधर से मशीन में डालूंगा और उधर से वो निकल जाएगा? हमें वो राहुल गांधी का डायलॉग याद नहीं आ रहा है ना आप लोग को, आलू डालेंगे और सोना निकलेगा ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ से मैं पैडी डालूंगा और उधर से राइस निकल जाएगा, या फिर इधर से मैं गन्ना डालूंगा और उधर से चीनी निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं यहाँ से शुगर केन डालूंगा, उसको प्रोसेस में लगता है, उसको सुखाना पड़ता होगा, बहुत सारा प्रोसेस होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि 31 मार्च को मैंने जो भी शुगर केन मशीन में डाला होगा वो चीनी बन के रेडी हो गया होगा। ऑब्वियसली उसमें टाइम लगता होगा, इट टेक्स टाइम। तो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो प्रोडक्शन पाइपलाइन है, चलो ये समझाते हैं, ये इनका प्रोडक्शन पाइपलाइन है। इनको इतना सोचो, कोई भी चीज़ को बनाने में 3 दिन टाइम लगता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जो एज अ रॉ मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो शुगर केन, उसे हम बोलेंगे रॉ मटेरियल, जो ऑलरेडी इसके अंदर तक जा चुका है और जाके बाहर निकल चुका है, मेरा मतलब उस फिनिश गुड्स बन के निकल चुका है, जो चीनी बन के रेडी हो गया, वो फिनिश गुड्स है। और जो एज ऑन 31 मार्च को इस प्रोडक्शन पाइपलाइन के बीच में रुका हुआ है, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, जो भी हो, लेकिन वो रॉ मटेरियल भी नहीं है ना, तो वो फिनिश गुड्स है। मतलब वो क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस।
लाइव एग्जांपल देख लो, आप लोग रास्ते में कभी जाते हो, कहीं रास्ता बनता होगा तो वो लोग एक छोटा सा बोर्ड लगा देते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। देखा है कभी कि रास्ता अभी प्रोग्रेस में है? जब तक उसके पास वो अलकतरा वगैरह जो भी वो लोग बनाते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। जब वो रोड बन के रेडी हो जाता है वो क्या है? फिनिश गुड्स। लेकिन जब वो रोड बन रहा होता है वो लोग क्या बोर्ड लगाते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। चलो आपको तीसरा एग्जांपल मिल गया उसका। तो जब तक ये प्रोडक्शन पाइपलाइन में रहता है, जब तक वो बन रहा होता है, उसे हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो एज ऑन 31 मार्च को जो भी रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग में होगा उसे हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। मेरा बोलने का मतलब है रॉ मटेरियल से रिलेटेड, WIP से रिलेटेड। अब WIP आपको लगता है कहीं से ख़रीदा जाता होगा? ऑब्वियसली नहीं। रॉ मटेरियल सिर्फ यहीं से रॉ मटेरियल ख़रीदा जा सकता है, ठीक है ना, कभी ये ख़रीदा नहीं जा सकता है। स्टॉक इन ट्रेड ख़रीदा जा सकता है, WIP कभी ख़रीदा नहीं जा सकता, फिनिश गुड्स कभी ख़रीदा नहीं जा सकता। भैया क्यों? हम लोग राइस खरीद सकते हैं, हम लोग शुगर खरीद सकते हैं, आप क्यों बोल रहे हो फिनिश गुड्स नहीं खरीदा जा सकता? यार मैंने क्या बोला आपको? फिनिश गुड्स का मतलब होता है जो आप खुद बनाते हो। जो खुद बना रहे हो वो कैसे खरीदोगे? अगर आप खुद खरीद के बेच रहे हो तो उसे तो स्टॉक एंड ट्रेड बोलेंगे ना, उसे फिनिश गुड्स थोड़ी बोलेंगे। अच्छा, हाँ भैया, हाँ समझ में आ गया। अच्छा, इन्वेंट्री में और क्या आता है ये भी पहले कंप्लीट करता हूँ मैं। इन्वेंट्री में और आता है आपका स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स और क्या आता है बताओ? स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स। जैसे क्या होता है ना, अब आपका फैक्ट्री में मशीन वगैरह है, ठीक है ना, उसमें लुब्रिकेंट्स लगता होगा, ऑयल लगता होगा, मार्तुल रेंज, ठीक है ना, बहुत कुछ चाहिए होता होगा। अब आप क्या थोड़ा सा भी आपका मशीन को जो डेली रिपेयरिंग चाहिए, जो थोड़ा सा फिटनेस आप चेक करोगे मशीन वगैरह का डेली, उसके लिए क्या डेली आप मिस्त्री बुलाओगे बताओ? या फिर ये रेगुलर वर्क है आप अपने फैक्ट्री के वर्कर से ही कराओगे? ऑब्वियसली फैक्ट्री के वर्कर से कराओगे। तो आपको पता है कि आपको रेगुलरली अपने फैक्ट्री में लुब्रिकेंट्स वगैरह रखना है, जो मोबिल ग्रीज वगैरह जो भी होता है ना, मार्तुल हो गया, रेंच हो गया, नट टाइट करने वाला हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये सब आपका इन्वेंट्री का पार्ट बन जाता है, ठीक है ना। एग्जैक्टली तो इन्वेंट्री नहीं है, आपको ये पता है कि एग्जैक्टली ये तो इन्वेंट्री है नहीं, क्योंकि ये बेचने के लिए नहीं है। इसलिए देखोगे आप लोग कभी कभी रेशियो निकालते टाइम आपके टीचर ने बताया होगा कि लूज टूल्स को हटाओ, ये करो, वो करो, तो वो सेपरेट मैटर है। लेकिन ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये लूज टूल्स, ये बेचने के लिए भी नहीं है, लेकिन ये कोई ऐसा भी नहीं है कि भयंकर हमारा कोई हम लोग को करंट एसेट है, जो एसेट हम लोग को फ्यूचर में बेनिफिट देगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इन लोगों को ये फैक्ट्री का पार्ट है बोलते हैं, ये फैक्ट्री का डे टू डे यूज़ का पार्ट है, इसे इन्होंने इन्वेंट्री में कैटेगराइज किया है, ठीक है ना। स्टोर्स एंड स्पेयर्स को, लूज टूल्स को, ठीक है। ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स में आपका आ जाता है लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह, और लूज टूल्स में वो मार्तुल, रेंच, वो नट, वो जो भी है वो सब आ जाता है, ठीक है ना, नट वर्ट जो भी है, नट बोल्ट, यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या आएगा? अगर आपको दोनों साथ में बनाने बोला है तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है ध्यान रखना वो मैन्युफैक्चरिंग में चार्ज होगा, ठीक है। एंड रॉ मटेरियल और WIP से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा, रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा या कोई भी चीज़, अगर आप डायरेक्ट वर्क रॉ मटेरियल को बेच रहे हो, किसी कारण से आपको बाई प्रोडक्ट को बेचना पड़ा, ये भूसी जो आप बेचोगे ना, इसका सेल भी आप मैन्युफैक्चरिंग में दिखाओगे। इसलिए मैंने क्या बोला, रॉ मटेरियल और WIP से रिलेटेड जो भी आइटम होगा, जो भी आइटम, एनीथिंग रिलेटेड टू रॉ मटेरियल एंड WIP विल कम अंडर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एंड एनीथिंग रिलेटेड टू फिनिश गुड्स। अगर आप डायरेक्ट भी कोई सामान खरीद रहे हो, डायरेक्ट भी कोई सामान बना बनाया सामान कोई खरीद रहे हो, स्टॉक एंड ट्रेड खरीद रहे हो, तो वो भी ट्रेडिंग में आ जाएगा। लेकिन आप अगर रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। अगर आप कोई वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब आधा रास्ता में है कोई चीज़, उसको बेचना चाह रहे हो या कोई भी कारण से, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं, रॉ मटेरियल बेच देते हैं कई बार, वो अलग चीज़ है, वो वर्क इन प्रोग्रेस नहीं बिकता है, लेकिन वो जो बाई प्रोडक्ट निकल के आता है वो बिकता है। तो फिनिश गुड्स से बनने से पहले का जो भी चीज़ है, फिनिश गुड्स बनने से पहले का जो भी चीज़ है, अभी तक मैं क्या बोल रहा था, फैक्ट्री से पहले का खर्चा ट्रेडिंग, फैक्ट्री के बाद का PL। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, फिनिश गुड्स बनने से पहले का जो भी आइटम होगा, फिनिश गुड्स बनने से पहले का, फिनिश गुड्स जब बनने वाला होता है, उससे बनने से पहले का जो भी आइटम होगा, इट विल कम अंडर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जैसे ही फिनिश गुड्स बन के तैयार हो गया, उसे हम लोग यहाँ से ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि खर्चा कितना लगा, क्योंकि वी आर चार्जिंग ऑल द एक्सपेंसेस है। तो मैंने यहाँ क्या बोला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट फिनिश गुड्स। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो जो फिनिश गुड्स आपने बनाया है उसका खर्चा कितना है। या फिर अगर आप कोई डायरेक्ट सामान, फिनिश गुड कोई बना बनाया सामान खरीदोगे, वो भी हम लोग ट्रेडिंग में लेते हैं, टू परचेज, वैसे ही आ जाएगा टू कॉस्ट ऑफ गुड्स, टू कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स।
हम लोग यहाँ पे जैसे ट्रेडिंग में टू परचेज दिखाते हैं ना, वैसे ही टू कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स दिखाएंगे। वो क्या है, जो बनाने में यहाँ पे खर्चा लगा। अब जब फिनिश गुड्स बिकेगा या फिर जो हम लोग डायरेक्ट सामान खरीद रहे हैं वो बेचेंगे, तो वो ट्रेडिंग में आएगा, ठीक है ना। जैसे फिनिश गुड्स का काम चालू हो गया, फिनिश गुड्स बनने से पहले जो मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है, जो फैक्ट्री से अब भूसा आप बेचोगे तो दुकान में ले जाके बेचोगे या फैक्ट्री से बेचोगे? ऑब्वियसली फैक्ट्री से बेचोगे। तो फैक्ट्री तक जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, फैक्ट्री तक जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जब तक वो सामान बन रहा था, ठीक है ना, जब तक आप वो भूसा वूसा बेच रहे हो, जो भी बाई प्रोडक्ट बेच रहे हो, जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, खर्चा कर रहे हो, जो भी, वो सारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। सारा डायरेक्ट एक्सपेंस अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चार्ज होगा। जैसे फिनिश गुड्स आप ट्रांसफ़र करोगे, उसका खर्चा को आप लिख दोगे ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि अब बिज़नेस चालू हो गया। फैक्ट्री तक बिज़नेस नहीं हो रहा था, फैक्ट्री तक प्रोडक्शन हो रहा था। ट्रेडिंग का मतलब होता है बिज़नेस, ट्रेड का मतलब होता है बिज़नेस। तो जैसे मैं ट्रेडिंग अकाउंट का बात करूँगा, यहाँ से बिज़नेस का बात करना है। तो ये जो भी सेल होगा, ठीक है ना, जो भी अपना और कोई गुड्स हम लोग खरीदेंगे, नया कोई परचेज़ करेंगे, या फिर जो फिनिश गुड्स जो बन के आया है वो बिकेगा। उसके बाद फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी। हाँ, अच्छा भैया, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा? मैंने आपको बोला ना अभी कि रॉ मटेरियल और WIP से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। फिनिश गुड से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो ट्रेडिंग में आएगा। जो डायरेक्ट खरीद के बेच रहे हैं वो भी तो एक तरीका का मतलब बना बनाया प्रोडक्ट है ना, जिसे हम स्टॉक बोल रहे हैं, वो भी फिनिश प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है वो भी। तो उसका भी सारा चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। और बाकी PL जैसा बनता था, PL में कोई चेंजेस है नहीं, बस यहाँ पे आपका चेंजेस आ गया मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आपको पता चलेगा कि आपने जो फिनिश गुड्स बनाया है उसका कॉस्ट कितना है, ठीक है ना। यहाँ से आपको पता चलेगा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने में कितना खर्चा लगा, वो यहाँ से पता चलेगा। भैया मैन्युफैक्चरिंग करने में क्या क्या खर्चा लगता है, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। लिखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, या फिर लिखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या क्या चीज़ से बनेगा? सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। देखो, कंज्यूम एक तरीका का, ये प्रेजेंटेशन का एक अलग तरीका है हालांकि, और इसमें हो कुछ नहीं रहा है। रॉ मटेरियल कंज्यूम में हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आपको लग रहा है ये ऐसा कुछ आपने कहीं पे देखा है? भैया ऐसा कुछ तो हमने भैया ना, ये जब हम कंपनी का फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे थे ना क्लास 12 में, वहाँ पे एक बार देखा था। अब मुझे पता है आधा जन को याद ही नहीं आ रहा होगा कि ऐसा कुछ पढ़ा था 12 में, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं ठीक है ना। एक बार मैं आपको याद दिलाता हूँ कुछ। ये हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज बाई क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है प्लस परचेज है माइनस क्लोजिंग स्टॉक है, समझ में आ रहा है माइनस क्यों बोल रहा हूँ? तो इसको हम बोल सकते हैं कंज्यूम। इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, मेरे पास 100 यूनिट था, मैंने 1000 और ख़रीदा और मेरे पास 200 बच गया। बताओ आपने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया। ये मैं खाली रॉ मटेरियल का बात कर रहा हूँ। देखो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे आप ट्रेडिंग बनाते हो ना, मैं बताऊंगा कि मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट एकदम ट्रेडिंग जैसा ही है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अलग क्यों है, ये क्या है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो बता रहा हूँ। आप बोलोगे भैया आप रॉ मटेरियल ऐसा क्यों नहीं ले रहे हो, रॉ मटेरियल के लिए आप ऐसे क्यों नहीं ले रहे हो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज बाई क्लोजिंग स्टॉक ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि भाई हमें दिखाना चाहिए कि रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है। तो कंजम्पशन कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं इसको ऐसे नहीं दिखा के मैं सीधा दिखा दूँ टू कॉस्ट ऑफ टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, बताओ कुछ गलत होगा क्या? अगर मैं ये 3 आइटम नहीं दिखा के, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और ये क्लोजिंग स्टॉक इस साइड, ये नहीं दिखा के अगर मैं सिर्फ यहाँ दिखा दूँ टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्या ये गलत है? नहीं। तो इनका प्रेजेंटेशन बोलता है कि आप रॉ मटेरियल कंजम्पशन दिखाओ कि कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ। अगर आपके पास पहले 100 यूनिट था, 1000 यूनिट आपने और ख़रीदा और अभी भी आपके पास 200 यूनिट बचा हुआ है, तो आपने कितना यूनिट कंज्यूम किया? भैया 1100 होना चाहिए था लेकिन 200 बचा हुआ है, मतलब 900 ही हुआ। तो बोलते सीधा यहाँ दिखाओ ना, सीधा 900 का खर्चा दिखाओ, बात तो एक ही है। आपको मैचिंग कंसेप्ट भी तो फॉलो करना है कि भाई 1100 का खर्चा दिखा दिया लेकिन इस साल तो 900 ही बना है, तो 200 का आप हटा रहे हो, तो सीधा यहाँ पे 900 दिखाओ ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भैया। समझ में आ रहा है रॉ मटेरियल कंज्यूम वाला चीज़? तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये सिर्फ किसका बात कर रहे हैं हम लोग?
सिर्फ रॉ मटेरियल का, मैं फिनिश गुड्स का बात नहीं कर रहा या फिनिश प्रोडक्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रॉ मटेरियल का बात हो रहा है। तो इससे क्या निकलेगा कि रॉ मटेरियल के वजह से हमारा कितना खर्चा लगा। ये पहला पॉइंट है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, इसके बाद अब क्या होता है ना, हम खर्चा को दो तरीका में डिवाइड करते हैं। देखो ये रॉ मटेरियल वाला भी चीज़ आप जो बोल रहे हो ना, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, भैया हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आप खुद ही बोल रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक मैं ऐसे दिखाता तो भी चलता। खर्चा को मैं डायरेक्ट कैसे भी, मेरी मर्जी है, मैं जो आगे पीछे दिखाऊँ वो भी चलेगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है कि भाई ऐसा आप लोग फॉलो करो, और ऐसा कुछ रट्टाफिकेशन वाला फॉर्मेट नहीं है, बहुत सिंपल है। रॉ मटेरियल कंज्यूम में कोई दिक्कत लगा आपको? नहीं ना। तो अगर आप ये लिख लोगे तो आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं भैया, नहीं है। ये लोग एक और चीज़ बोलते हैं कि आप खर्चा को ना दो चीज़ में डिवाइड करो। भैया क्या, कौन सा दो चीज़? ये दो चीज़ बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। भैया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं, मैं मैन्युफैक्चरिंग का ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट एक्सपेंस वो नहीं बोल रहा हूँ कि फैक्ट्री तक का खर्चा है, वो फैक्ट्री तक का ही खर्चा आएगा यहाँ पे फैक्ट्री तक का ही खर्चा का बात कर रहे हैं हम लोग। फैक्ट्री तक का ही खर्चा में यहाँ पे जो डायरेक्ट एक्सपेंस मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ये जो मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ठीक है, फैक्ट्री का खर्चा, ये ऐसे लिख लो, फैक्ट्री का खर्चा, जिसे मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री का खर्चा। तो ये जो फैक्ट्री का खर्चा है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये लोग बोलते हैं इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करके दिखाओ हमें। एक आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिखाओ और एक आप इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिखाओ। ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ही बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, दोनों उसका पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। लेकिन उसके अंदर ये लोग बोलते हैं कि हमें दो टाइप से डिवाइड करके दिखाओ। एक आप हमें डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिखाओ और एक आप पे इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिखाओ। बताओ कोई दिक्कत है? ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि ये पीएल में जाएगा? प्लीज़, ये डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है फैक्ट्री का खर्चा, प्रोडक्शन का खर्चा, फैक्ट्री और प्रोडक्शन का खर्चा। ये आप चाहो तो नोट्स में लिख सकते हो, मैं अलग से जानबूझ के कर रहा हूँ अब, क्योंकि मेरे पास ये फॉर्मेट है ना, मुझे यहाँ पे बीच में गंदा नहीं करना था, इसलिए मैं अलग से आपको समझा रहा हूँ। आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हो गैप छोड़ के, ठीक है ना। आपको यहाँ पे 5-6 लाइन का गैप छोड़ के आप दूसरी जगह स्टार्ट कर सकते हो, ये वाला जो मैं लिखा रहा हूँ। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग इनको चाहिए। अब बताओ मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीज़ का खर्चा लगता है? भैया एक तो रॉ मटेरियल का खर्चा लगता है, जो आपने पहले ही ले लिया। सबसे बेसिक खर्चा क्या चीज़ का लगता है? रॉ मटेरियल का। अब मैं कोई बिज़नेस करता हूँ, सबसे ज़्यादा खर्चा क्या चीज़ का लगता है? सामान खरीदने का। अगर मैं कपड़ा बेच रहा हूँ तो कपड़ा खरीदने का ही तो सबसे बेसी खर्चा लगेगा ना, कि उससे बेसी भी कोई खर्चा होता है? ऑब्वियसली वही होता है। अगर मेरा गाड़ी का शोरूम है तो सबसे ज़्यादा खर्चा क्या लगेगा? परचेज़ का, ऑब्वियसली। तो वैसे ही जब मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा खर्चा क्या चीज़ का होगा? रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल को अलग से कैटेगराइज कर दिया गया। अब इसके बाद इन्होंने बोला कि जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, मतलब फैक्ट्री में जो भी खर्चा होता है, उसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड करो, है ना। बोलते हैं रॉ मटेरियल तो हो गया आपका मेन जो सामान का दाम। इसके बाद सेकंड सबसे बड़ा खर्चा कौन सा लगता है? बोलता है सेकंड सबसे बड़ा खर्चा भैया लगता है वेजेस। तो बोलता है इसके अंदर आप दिखाओ डायरेक्ट वेजेस कितना है। आपको दिखाना होगा कि डायरेक्ट वेजेस। अब भैया डायरेक्ट वेजेस भी कुछ होता है क्या? हाँ, मैं बताऊंगा आपको डायरेक्ट वेजेस क्या होता है, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस, अच्छा, और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ये कौन सा खर्चा हो गया? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ठीक है। या फिर इसमें हम लोग और भी चीज़ ले सकते हैं, इसके अंदर और भी चीज़ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो डायरेक्ट वेजेस का मतलब होता क्या है? तो डायरेक्ट वेजेस का मतलब है जो वेजेस हम लोग का डायरेक्टली किसी सामान प्रोडक्शन पे लग रहा है। जैसे कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं देता हूँ, मैंने जो देखा है कि सोचो एक अलमीरा का फैक्ट्री है, ठीक है। वहाँ पे जो लेबर है ना, या फिर नॉर्मली आप कोई भी आप फैक्ट्री समझ लो, एक अलमीरा वाला भी मैं देता हूँ, नॉर्मली कोई भी फैक्ट्री है, वहाँ पे जो भी लेबर काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो डायरेक्ट वो सामान बनाने के लिए ही काम कर रहे हैं। भैया हर लेबर वही करता है?
चलो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि क्या होता है नहीं होता है। इनडायरेक्ट वेजेस भी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। डायरेक्ट वेजेस मतलब जो भी वहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो डायरेक्टली उस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, वो डायरेक्टली उस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो उनको हम लोग जो वेजेस देते हैं उसको मैं बोलूँगा डायरेक्ट वेजेस, बिकॉज इट इज दिस एक्सपेंस इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, दिस एक्सपेंस इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और एलोकेबल टू दैट प्रोडक्शन। ये जो खर्चा मेरा लग रहा है वो डायरेक्टली उसी सामान के लग रहा है, उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर लग रहा है, उसी स्पेसिफिक सर्विस के ऊपर लग रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस। अब जैसे मैं आपको फैक्ट्री वाला जो एग्जांपल बताया था, अलमीरा फैक्ट्री वाला, उसमें क्या होता है, वो जो लेबर होते हैं ना, उनको एक बोला जाता है कि आप जितना अलमारी बनाओगे आपको पर अलमारी का हम लोग 600 रुपये देंगे। वेजेस लेबर को बोला जाता है, आप 4 लोग कर रहे हो या क्या, आप लोग डिसाइड कर लो। एक ग्रुप बना दिया जाता है कि भाई 4 लोग मिलके एक अलमीरा बना रहे हैं, तो उनको पर अलमीरा 4 लोग हैं तो उनको 150 रुपये मिल जाएगा। तो जितना ज़्यादा अलमीरा वो लोग बनाएंगे उनको फ़ायदा है, ठीक है ना। तो उनका वेजेस वैसा फिक्स्ड है कि पर अलमीरा बेसिस पे। तो बताओ वो वेजेस जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ लिंक हो गया कि नहीं हो गया। जितना वो ज़्यादा अलमीरा बनाएंगे इनका वेजेस बढ़ेगा, अलमीरा नहीं बनाएंगे उनको वेजेस नहीं मिलेगा। तो दिस वेज इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली रिलेटेबल, डायरेक्टली एलोकेबल टू दैट प्रोडक्ट, टू दैट प्रोडक्शन। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस, और इसको हम लोग मानते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के अंडर में आता है ये। क्योंकि ये लोग देखना चाहते हैं कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हम लोग निकालना चाह रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम लोग निकालना चाह रहे हैं, इससे मेजर खर्चा एक रॉ मटेरियल का उसको अलग कर दिया गया, और जो खर्चा है उनको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया कि कौन कौन सा खर्चा है वो जो डायरेक्ट प्रोडक्शन में लग रहा है, और कौन कौन सा खर्चा है जो फैक्ट्री में तो लग रहा है, जो फैक्ट्री में तो लग रहा है लेकिन वो डायरेक्टली प्रोडक्ट की वजह से नहीं लग रहा है। अब भैया आप हमें ना साथ साथ में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट वेजेस समझा दोगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है। कोई अब अपना फैक्ट्री का मेंटेनेंस होता है, ठीक है ना, या फिर अपना फैक्ट्री में साफ़ सफाई होता है। क्या प्रोडक्ट आपको लगता है जो कोई अलमीरा बना रहा है या फिर जिसका प्रोडक्शन का काम है वही साफ़ सफाई करता है? नहीं, साफ़ सफाई करने के लिए हम लोग किसी और को बुलाते हैं। उसको भी आप क्या देते हो, सैलरी देते हो या वेजेस दोगे? वेजेस देंगे, बीच में बुला लिया उसको, वेजेस दे रहे हैं हम लोग। अब आप परमानेंट वर्कर का बात मत करना प्लीज़, मैं नॉर्मल उसका वेज का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कोई भी छोटा मोटा एक एक्स्ट्रा बाहर से लेबर बुला लिया कि भाई तू साफ़ सफाई करवा दे, या फिर कोई मेंटेनेंस के लिए हमने किसी को बुला लिया, या फिर सोचो अपना परमानेंट ही लेबर है जिसको हम वेजेस ही देते हैं लेकिन उससे हम साफ़ सफाई का काम करा रहे हैं, ठीक है ना। बाहर का ज़रूरी नहीं है, फैक्ट्री का ही कोई लेबर है, उससे हम बोले चल एक बार तू ना एक काम कर, तू फैक्ट्री का साफ़ सफाई कर दे, वो मेंटेनेंस का काम कर दे। क्या आपको लगता है कि साफ़ सफाई का काम और मेंटेनेंस का काम डायरेक्टली प्रोडक्ट पे रिलेटेड है? हाँ, फैक्ट्री का खर्चा है, मैं तो मान ही रहा हूँ। आप बोलोगे भैया इसके बिना तो हो नहीं सकता, अगर साफ़ सफाई नहीं होगा तो कैसे चलेगा, मशीन को मेंटेनेंस नहीं होगा तो कैसे चलेगा। भाई वैसे तो फिर सब कुछ ही है, सैलरी बिना दिए कैसे दुकान, भले अगर सैलरी नहीं दोगे तो कोई सामान बेचेगा नहीं तो फैक्ट्री में काम करके क्या फ़ायदा, बना के क्या फ़ायदा। तो वो सब चीज़ प्लीज़ फालतू बात मत करना मेरे सामने कि भैया ये है वो है। भाई जो डायरेक्टली रिलेटेबल है, जो उस प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व है, वो खर्चा को हम लोग बोले डायरेक्ट वेजेस। जो वेज मेरा लग रहा है डायरेक्टली उस प्रोडक्ट बनाने में। अब जो मैं किसी लेबर को पैसा दे रहा हूँ, कोई वेज दे रहा हूँ किसी वर्कर को कि भाई तुम मेंटेनेंस कर दो, कोई साफ़ सफाई करा दो, है ना, क्लीनिंग वगैरह के लिए, क्या वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के लिए है क्या? नहीं। हाँ, फैक्ट्री में लग रहा है, आपकी बात एकदम सही है कि फैक्ट्री में लग रहा है, वो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में आना चाहिए, तो मैं उसे डालूंगा इनडायरेक्ट वेजेस में। है तो वेजेस वो इनडायरेक्ट वेजेस है। हाँ, फैक्ट्री का खर्चा है लेकिन वो इनडायरेक्ट है, बिकॉज इट इज़ नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और रिलेटेड टू प्रोडक्शन। वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। हाँ, फैक्ट्री में हो रहा है इसलिए मैं वेजेस भी बोल रहा हूँ, इसे फैक्ट्री एक्सपेंस में भी दिखा रहा हूँ, लेकिन ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। समझ में आ रहा है? इनडायरेक्ट वेजेस है ये। चलो ठीक है। अब आता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब ये क्या है? अब देखो, बहुत सारा खर्चा ऐसा भी लगता है जो आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट की वजह से लग रहा है, मतलब आपका ये जनरल खर्चा नहीं है। पहला बात हम लोग को समझ में आ रहा है कि एक तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये सब खर्चा। जो भी खर्चा का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो प्रोडक्शन का खर्चा का ही बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई खर्चा की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। प्रोडक्शन से, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा की बात हो रही है। लेकिन एक बात समझो, ऐसा कौन सा खर्चा है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा? भैया ऐसा तो कुछ हमारे दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि ऐसा कोई खर्चा भी हो सकता है रॉ मटेरियल के अलावा और लेबर का वेजेस के अलावा जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। ऐसा क्या हो सकता है? क्या हो सकता है ऐसा? सोचो, आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो या फिर आप कोई ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ करो जिस किसी और कंपनी का है, लेकिन आपने उसे हायर पे लिया, या फिर आपने ऐसे बोला है
मैंने आपको रॉयल्टी समझाया हुआ ना, एक बार बीच में मैंने रॉयल्टी के बारे में बात किया था, है ना। हाँ चलो, अब जो प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन हाउस जो है उसे क्या पता है कि मैं जितना, अब बुक की बात करता हूँ, जो एपीसी का मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, शायद वो डीके गोयल बुक लिखता है, वो एपीसी उसका मार्केटिंग करता है ना। तो एपीसी वाला जब भी ये सामान बनाता है उसे क्या पता है कि ये जब मैं सामान बना रहा हूँ इसका मुझे कुछ ना कुछ रॉयल्टी देना पड़ेगा। ये मैं जो सामान बना रहा हूँ, ये इस सामान बनाते ही, ये सामान बनते ही ये सामान मेरे को इसका रॉयल्टी देना पड़ेगा, किसको, डीके गोयल को, या फिर कोई भी XYZ, ठीक है ना। तो कोई भी प्रोडक्शन हाउस होता है उसको पता है कि भाई मैं ये सामान बना रहा हूँ तो मुझे इसका रॉयल्टी इसका राइटर को देना है। वैसे कोई प्रोडक्ट पे भी हो सकता है, मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ किसी एक टेक्नोलॉजी यूज़ करके, जो उसका टेक्नोलॉजी का मालिक है उसे मुझे रॉयल्टी देना है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब जैसे ऐसा हो सकता है कि क्लासमेट आपको पता है कि क्लासमेट का ना फैक्ट्रीज़ लोकल में बनता है, आपको अगर पता हो, क्लासमेट का जो कॉपीज़ है ना वो लोकल में बनता है। सिलीगुड़ी में भी कुछ दिन पहले तक फैक्ट्री था, आजकल कुछ गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हुआ तो उन्होंने खुद का खोल लिया। थोड़े दिन पहले तक क्लासमेट का फैक्ट्री सिलीगुड़ी में था, और मेरा ही एक फ्रेंड है जो वो फैक्ट्री लेके रखा था। वो आईटीसी का नहीं था, आपको अगर लगता है कि आईटीसी खुद अपना कॉपी बना रही थी, तो ऐसा नहीं था। जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थे ना, उनके लिए गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा था कि आपको जॉब वर्क कराना पड़ेगा, मतलब किसी को देना पड़ेगा, आप खुद वो काम नहीं कर सकते। इन्हें एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ाने के लिए, क्योंकि कंपनी करेगी तो कंपनी किसी और को काम नहीं देगी, तो लोग चाह रहे थे कि लोगों को काम मिले, तो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ रूल बनाया था। वो विड्रॉ हो गया इसलिए अलग बात है। तो अब क्या हुआ, क्लासमेट का कॉपी यहाँ पे बन रहा था, तो क्लासमेट वाला क्या करता था, क्लासमेट वाला बोलता था कि भाई तू मेरे नाम पे जितना कॉपी बना के बेचेगा, तू बना के बेच रहा है, तेरा प्रॉफिट है, वो सब अलग चीज़ है। वो अब सामान, उसको पेपर कौन बेचता था, क्लासमेट वाला, तो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। उसको गत्ता वत्ता जो है वो कौन भेज रहा है, क्लासमेट वाला। अब क्लासमेट वाला उसको और क्या बोलता था, देख तू प्रोडक्शन करके तो बेच रहा है, तेरा बात ठीक है, लेकिन तू जितना भी कॉपी मेरे नाम से बनाएगा, क्लासमेट नाम से बनाएगा, तो मेरे से रॉ मटेरियल खरीद रहा है, वो सब ले रहा है, सब ठीक है, लेकिन तू जितना भी कॉपी क्लासमेट नाम से निकालेगा ना, उसके लिए मेरे को रॉयल्टी चाहिए 1 रुपया पर कॉपी, है ना। जितना क्लासमेट का प्रोडक्शन होगा उतना मेरे को 1 रुपया पर कॉपी चाहिए। तो ये जो रॉयल्टी का खर्चा जो क्लासमेट वाला ले रहा है, ये जो रॉयल्टी का खर्चा डीके गोयल जो एपीसी कंपनी से ले रहा है, ठीक है ना, और ये जो मतलब जो भी बुक वाले हैं, ठीक है ना, तो ये सब जो है, ये सब जो रॉयल्टी चार्ज होता है, बताओ ये डायरेक्ट आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उस प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है कि नहीं है। प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो वो डायरेक्टली खर्चा नहीं लगेगा, वो डायरेक्टली आपको लग रहा है ना, वो प्रोडक्ट पे एकदम इन्वॉल्व है। एक प्रोडक्ट, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था अलमीरा का, एक अलमारी तो 600 रुपये बेच, 2 अलमारी तो 1200, 3 अलमारी, तो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब ऐसा थोड़ी है, मेंटेनेंस वाला खर्चा जो मैं आपको या वेजेस बोला, ऐसा है कि 2 अलमारी बनेगा तो ये लेबर साफ़ सफाई का ज़्यादा पैसा लेगा, 4 अलमारी बनेगा तो ये साफ़ सफाई का और ज़्यादा मांगेगा, ऐसा तो है ही नहीं। अब समझ में आ रहा है, इसको कोई मतलब ही नहीं है प्रोडक्शन से, उसको साफ़ सफाई करना है, उसको मेंटेनेंस करना है, उससे क्या मतलब, उसे अपना साफ़ सफाई से मतलब है। लेकिन ये रॉयल्टी हुआ, जो रॉयल्टी तो वेज नहीं है ना, इसे मैं अदर एक्सपेंस में ले जा रहा हूँ, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन ये भी क्योंकि प्रोडक्शन जितना होगा उस पर रॉयल्टी आपका वेरी करता रहेगा। जितना प्रोडक्शन पर पीसेस पे रॉयल्टी फिक्स होता है, या पर केजी पे, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई चीज़ पे केजी पे हो सकता है, कोई चीज़ पीसेस पे हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, जो भी इनका टर्म्स है। लेकिन ये पक्का है कि ये प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तो रॉयल्टी ज़्यादा, प्रोडक्ट बनाई नहीं तो रॉयल्टी है ही नहीं, प्रोडक्ट बनाई नहीं तो ये वाला वेजेस तो लगेगा ही नहीं। हाँ, खाली साफ़ सफाई वाला लगेगा, जो साफ़ सफाई करने वाला आदमी है, जो मेंटेनेंस वाला है, वो तो उतना ही लेगा ना। वो थोड़ी बोलेगा कि भैया आपका आजकल ना, आज का कमाई धमाई मैंने सुना है बहुत ज़्यादा है, तो मैं ना खर्चा बढ़ा दूंगा आपका, मेरे को ना ज़्यादा पैसा चाहिए, ऐसा थोड़ी है। जितना वाजिब पैसा बनता है उसे तो वही मिलेगा, क्लीनिंग का और मेंटेनेंस का। हाँ, इन लोग का है कि प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा तो वेज ज़्यादा, और वैसा बात है, ये ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो रॉयल्टी ज़्यादा देना है, क्या दिक्कत है, कमाई हो रहा है तो रॉयल्टी देने में क्या दिक्कत है। वैसे ही ये एक एग्जांपल समझ में आया। दूसरा, हायर चार्जेस। अब सोचो कोई आपने ऐसा प्लांट एंड मशीनरी लिया है, अब एक कोई प्लांट एंड मशीनरी जिसका 100 करोड़ रुपए दाम है, या ज़्यादा हो गया तो आप 10 करोड़ मान लो, या ठीक है ना, तो एक 100 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी, अब मेरे पास एक फैक्ट्री है, मेरा उतना वो नहीं है कि मैं एक 100 करोड़ के प्लांट में इन्वेस्ट करूँ, ठीक है ना, मुझे 100 करोड़ है मेरे पास, लेकिन मुझे उसे बिज़नेस में लगाना है, ठीक है। लेकिन अब प्लांट एंड मशीनरी अगर मैं 100 करोड़ लगा दूंगा, तो बताओ मैं फिर इन्वेस्ट कहाँ से करूँगा, और रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदूँगा, वेजेस कहाँ से दूँगा। तो मैं क्या सोच रहा था कि एक बड़ी कंपनी है जो उसे हायर पे देती है, भाड़ा में देती है, ठीक है ना, और वो लोग क्या बोलते हैं कि आप ये ले लो, लेकिन इसे मुझे मंथली इतना रेंट चाहिए। तो बताओ,
वो प्लांट एंड मशीनरी का जो रेंट है वो डायरेक्टली आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि ये प्रोडक्ट की वजह से आपको लेना पड़ रहा है? वो जो रेंट है प्लांट एंड मशीनरी का, अच्छा भैया अगर ऐसा है कि हमने बस रेंट पे ले लिया और उससे प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, अगर उससे प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है तो वो डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं उसे 1 बनाऊँ या 100 बनाऊँ, अगर वो मेरे से बराबर रेंट ले रहा है तो वो प्रोडक्ट से कैसे रिलेटेड हुआ बताओ? मेरा बोलने का मतलब है अगर वो ऐसे भाड़ा ले रहा है कि भाई 1 महीना के लिए ये तेरा मेरे को ₹1,00,000 भाड़ा दे देना, तो चेक 1 पीस बना या 100 पीस बना, तो बताओ क्या ये डायरेक्ट हुआ? नहीं भैया, अभी आपने बोला था अगर वो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली। ऐसे तो सब कुछ ही प्रोडक्ट में बन रहा है, फैक्ट्री का जो रेंट लग रहा है वो भी प्रोडक्ट की वजह से लग रहा है ना? सुपरवाइज़र का सैलरी लग रहा है वो भी प्रोडक्ट की वजह से लग रहा है। तो वैसे नहीं, अगर मैं 1 सामान बनाऊंगा तो भाड़ा इतना, 50 सामान बनाऊंगा तो भाड़ा इतना, 100 सामान बनाऊंगा तो मशीन का भाड़ा इतना। अगर ऐसा कोई हायर चार्जेस फिक्स हुआ है, ऐसा कोई मशीन का भाड़ा फिक्स हुआ है, तब वो आएगा यहाँ पे। इसे मैं बोलूँगा हायर चार्जेस, लेकिन या फिर हायर चार्जेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इफ़ बेस्ड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जितना यूनिट्स बनेगा उस बेसिस पे हायर चार्जेस अगर लिया जाएगा तभी उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे, नहीं तो इनडायरेक्ट में आ जाएगा। क्या दिक्कत है? जैसे गोडाउन का रेंट लगता है वैसे प्लांट एंड मशीनरी का रेंट लग रहा है। रॉयल्टी आपको पता ही है पीसेस के बेसिस पे लगता है, मतलब प्रोडक्शन के बेसिस पे लगता है, और डायरेक्ट वेज तो है ही, वर्कर लोग तो डायरेक्ट प्रोडक्शन का ही काम कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, खाली इसको हम लोग को अलग अलग दिखाना है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे आ जाओ मेन फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हमने दिखाया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसके बाद आपको दिखाना है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, अब इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा बताओ भैया? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में, अच्छा मैं ऐसा भी कर सकते हैं, काम करो यहाँ पे लिखो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस पहले, है ना? बुक का फॉर्मेट को भी थोड़ा इज्जत दे देते, कोई बात नहीं है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ठीक है ना? ये आपको मैंने बता दिया डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस क्या होता है। इसके बाद डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अब ये दोनों मिलके बनता है कॉस्ट। अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो ये दोनों मिलके बनता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या तीनों मिलके बनता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है ना? मैं आपको लिखा दूँ क्या वैसे? 1 मिनट रुको, ठीक है, मैं यहाँ लिखा देता हूँ आपको। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस समझ में आया मैंने जो बोला आपको? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस समझ में आ रहा है, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, जैसे कि रॉयल्टी, और जैसे कि हायर चार्जेस। अब कौन सा हायर चार्जेस आपको समझ में आ रहा है ना, अगर वो यूनिट पे बेस्ड है तो। अब ये 3 खर्चा जो है इसे मिलके हम बोलते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्योंकि देखो रॉ मटेरियल डायरेक्ट प्रोडक्शन की वजह से लग रहा है, वेजेस डायरेक्ट वाला वेजेस वो डायरेक्ट प्रोडक्शन की वजह से लग रहा है, रॉयल्टी हायर चार्जेस वो डायरेक्ट प्रोडक्शन की वजह से, तो इसे हम टोटल बोलते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ये सिर्फ समझने के लिए है, ऐसा कुछ भी आपको सम में नहीं करना है, लेकिन समझना है आपको, या प्लस प्लस भी लिख सकते हो, ठीक है ना, एरो जो दे रहा हूँ मैं। इसके बाद आएगा आपका इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में ना काफ़ी चीज़ आता है, या फिर आप, मैं इसे ना और भी नाम से जानता हूँ, इसे आप लिख सकते हो और ओवरहेड एक्सपेंस। भैया ओवरहेड मतलब ओवर द हेड नहीं, ओवर द हेड नहीं, ओवरहेड इसका नाम है, आप लोग कॉस्टिंग में पढ़ोगे, जब सीए इंटरमीडिएट में आप लोग का एक सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, उसमें आप लोग पढ़ोगे, ओवरहेड बोला जाता है इसे, या फिर आप इसे बोल सकते हो प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड, भैया इसका और भी नाम है क्या, वो भी लिखा दो, इसको आप लिख सकते हो वर्क्स ओवरहेड। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को आप ओवरहेड एक्सपेंस भी बोल सकते हो, प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोल सकते हो, वर्क्स ओवरहेड भी बोल सकते हो, ठीक है? अब ये क्या है, ये जो आपको समझा रहा था ना इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये वाला है, ठीक है? इसे हम लोग ऐड करेंगे खर्चा में। अब ये क्या क्या आता है मैं इसके अंदर बताऊंगा आपको, अभी थोड़ी देर अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये हो जाएगा आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये आपका हो जाएगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है? रॉ मटेरियल का खर्चा आपने लिया, डायरेक्ट वेजेस आपने लिया,
डायरेक्ट खर्चा आपने लिया, ये बन गया डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसके साथ इनडायरेक्ट खर्चा हमने जोड़ा तो वो बन गया टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में क्या क्या चीज़ आएगा ये देखना है आप लोग। आपको मैंने बोला ये चार्ट भी आप साथ साथ में बना सकते हो मेरे साथ, स्पेस छोड़ के मैंने बोला था आप बना सकते हो। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में दो चीज़ आ गया, एक तो डायरेक्ट वेजेस, एक डायरेक्ट और खर्चा जो होता है, रॉयल्टी हो सकता है, हायर चार्जेस हो सकता है। अब इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो है जिसे हम ओवरहेड भी बोलते हैं, इसके अंदर तीन चीज़ आ जाएगा। एक आएगा इनडायरेक्ट मटेरियल, सॉरी इनडायरेक्ट वेजेस लिख दिया क्या मैंने, देखो इनडायरेक्ट मटेरियल। भैया मटेरियल भी इनडायरेक्ट होता है, हाँ मटेरियल भी इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, देखो इसमें आपको तीन चीज़ दिखा होगा, डायरेक्ट खर्चा में आपको तीन चीज़ दिखा होगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस मतलब जो लेबर डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है वो, और डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो और जो खर्चे हैं लेकिन वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होना चाहिए, जैसे कि पर पीस या पर क्वांटिटी या प्रोडक्शन पे रिलेटेड होना चाहिए। वैसे ही इनडायरेक्ट खर्चा भी तीन चीज़ होता है, वैसे ही मटेरियल, वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे डायरेक्ट खर्चा तीन अलग अलग चीज़ें, वैसे इनडायरेक्ट खर्चा भी तीन अलग चीज़ों में डिवाइडेड है। अब इनडायरेक्ट वेजेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किसी वर्कर को आपने मेंटेनेंस वर्क में लगा रखा है, ठीक है, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, तो ये सब में अगर किसी को वेजेस आप दे रहे हो, क्लीनिंग का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, तो वो तो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है ना डायरेक्टली। फैक्ट्री का खर्चा है, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है, प्रोडक्शन का खर्चा है, लेकिन वो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट पे रिलेटेड है क्या, किसी प्रोडक्ट पे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है क्या। 2 सामान बनेगा तो क्लीनिंग का ज़्यादा, 4 सामान बनेगा तो और ज़्यादा, 1 बनेगा तो कम मेंटेनेंस का, ऐसा नहीं है। हाँ फैक्ट्री का खर्चा है इसलिए हम लोग फैक्ट्री एक्सपेंस में ले रहे हैं, प्रोडक्शन एक्सपेंस में ले रहे हैं, ठीक है ना। इसे फैक्ट्री ओवरहेड भी बोल देते हैं हम लोग कई बार, आपको लिखना है तो या फैक्ट्री ओवरहेड भी लिख सकते हो आप लोग, और एक नाम बुक में लिखा हुआ नहीं है लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड भी बोला जा सकता है इसे, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट वेजेस। अच्छा भैया इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, हमें तो सिर्फ रॉ मटेरियल लगा था और कोई मटेरियल तो हमें पता ही नहीं था लगेगा। देखो ऐसा मटेरियल भी है जो फैक्ट्री में लगेगा, जैसे कि स्टोर्स, मैंने आपको बताया था ना, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स, तो हो गया स्टोर्स, स्पेयर्स, जो भी मतलब मेंटेनेंस वर्क में जो रिपेयर के लिए लग रहा है, स्मॉल टूल्स, जैसे मैंने लूज टूल आपको बोला था, ये इन्वेंट्री का पार्ट में आता है ना। लेकिन ये सब जो खर्चा हो गया, मतलब स्टोर्स आपको कुछ खरीदना पड़ रहा है, लुब्रिकेंट आपको कुछ खरीदना पड़ रहा है, आपको ग्रीस मोबिल खरीदना पड़ रहा है, आपको थोड़ा बहुत मार्तूल रेंच नट बोल्टू खरीदना पड़ रहा है, तेल खरीदना पड़ रहा है, फ्यूल खरीदना पड़ रहा है, लुब्रिकेंट खरीदना पड़ रहा है। बताओ क्या ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्या ये खर्चा डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, नहीं है। ये फैक्ट्री का खर्चा है, ये एक तरीका का मटेरियल है, लेकिन ये डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। आप बता सकते हो क्या एक प्रोडक्ट पे, चलो ये सबसे बढ़िया रहेगा, अगर आप ये बता सकते हो कि एक प्रोडक्ट पे रॉ मटेरियल का खर्चा कितना लगा तो वो डायरेक्ट है। अगर आप बता सकते हो कि एक प्रोडक्ट पे वेजेस कितना लगा तो वो डायरेक्ट है। अगर आप बता सकते हो कि एक प्रोडक्ट पे रॉयल्टी कितना, एक प्रोडक्ट पे हायर चार्जेस कितना, तो आपका मतलब है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर आप एक एक प्रोडक्ट का स्पेसिफिकली बता सकते हो कि उस पर रॉ मटेरियल का खर्चा कितना, उसमें वेजेस का खर्चा कितना, उसमें रॉयल्टी का खर्चा कितना, उसमें हायर चार्जेस का खर्चा कितना, तो वो सब हो जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। कहीं पे लिखना अपने लैंग्वेज में लिख लो कि भाई अगर हम लोग पर यूनिट बेसिस पे बता सकते हैं किसी खर्चा को, तो मतलब वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा है, वो डायरेक्टली रिलेटेड खर्चा है, एंड वी विल कंसीडर इट एज डायरेक्ट एक्सपेंस। चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो, चाहे वो डायरेक्ट मतलब अदर एक्सपेंस हो। इनडायरेक्ट क्या होगा, जो खर्चा लग रहा है प्रोडक्शन में, जो फैक्ट्री में खर्चा लग रहा है, लेकिन मैं एक एक नहीं बता सकता कि एक प्रोडक्ट में कितना नट बोल्टू लगा, एक प्रोडक्ट में कितना ग्रीस लगा, एक प्रोडक्ट में कितना मेरा क्लीनिंग का खर्चा लगा। क्या बता सकते हो आप, बता दोगे उस दिन पक्का, इसे आप डायरेक्ट में लिख लेना, ठीक है। अच्छा भैया फिर ये अदर एक्सपेंस क्या हो गया, अदर एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री का और क्या खर्चा होता है। फैक्ट्री का खर्चा भैया फैक्ट्री में ट्रेनिंग कराना पड़ता है हमें, बताओ बता सकते हो ट्रेनिंग का कितना खर्चा एक प्रोडक्ट में लगा, नहीं भैया ये तो ओवरऑल खर्चा है, नहीं बता सकते। फैक्ट्री में आपने कोई फैक्ट्री, अच्छा ये लिखो फैक्ट्री एसेट डिप्रिशिएशन, या फिर ऐसे लिख लो डिप्रिशिएशन ऑन एसेट्स इन फैक्ट्री। फैक्ट्री में जो भी एसेट है उस पर डिप्रिशिएशन चार्ज होगा। भैया ऐसा होता है,
हमें तो लगता था कोई भी डिप्रिसिएशन होगा वो पीएल में आएगा, नहीं, अगर आपको ऐसा लगता था आपको गलत लगता था। फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एसेट आपके पास है उस पर अगर डिप्रिसिएशन होता है तो वो तो डायरेक्ट खर्चा है ना, फैक्ट्री तक का खर्चा है वो, तो यहाँ पे वो प्रोडक्शन का खर्चा में जाता है। अब आप बता सकते हो क्या एक प्रोडक्ट में कितना डिप्रिशिएट हुआ, एक आपने अगर शुगर चीनी बनाया 1 किलो तो उसमें कितना आपका मशीन डिप्रिशिएट हुआ, आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, ठीक है ना। वैसे ही इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपने कोई फैक्ट्री का इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है तो आप बता सकते हो कि एक प्रोडक्ट पे कितना लगा है? नहीं बता सकते हम लोग, ठीक है ना। तो ये सब हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये समझना बहुत ज़रूरी था। ये जनरली मैं ये अभी तक जो 50 मिनट में आपको कराया हूँ ना, ये मैं कराता ही नहीं हूँ जनरली मैं जनरली ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट समझा देता हूँ, इसी में वो सब चीज़ समझा के मैं क्वेश्चंस कराता था हर बार। लेकिन मुझे लगा कि स्टूडेंट्स लोग को कई बार दिक्कत आ जाता है, जब मैं टेस्ट में क्वेश्चन अचानक से पूछ लेता हूँ ना तो बोलते हैं भैया ये तो आपने करवाया नहीं था, या फिर वो मुझे वापस से करवाना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आया कि दोनों साथ में क्वेश्चन रहेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलग क्यों दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे का रीज़न यही है, लोग को पता चलना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोडक्ट पे कितना खर्चा लग रहा है और एक्स्ट्रा खर्चा कितना जाके प्रोडक्ट का खर्चा में जुड़ रहा है। ये भी तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट का खर्चा में जुड़ रहा है ना, लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोडक्ट बनने में कितना लग रहा है और बाकी खर्चा जो एक्स्ट्रा फैक्ट्री का जो खर्चा है वो प्रोडक्ट का खर्चा में जाके कितना ऐड हो रहा है, ठीक है ना, ताकि प्लानिंग वगैरह में ईजी रहे। देखो सीधे से बात है, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट में भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारा मिलके बनता है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्लियर है ना। चलो अब मैं आपको बुक के सब में स्टार्ट कराता हूँ, है ना। बुक से स्टार्ट करते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। बनाओ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट बड़ा ही ईजी लगना चाहिए आपको मेरे ख्याल से, एकदम ट्रेडिंग जैसा ही है, एकदम आपको डेबिट क्रेडिट तो आता ही है अच्छे से, है ना, ट्रेडिंग पीएल का, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। लिखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, या फिर लिख लो फॉर्मेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये भी वही है फॉर द ईयर एंडेड। अब बुक में ना क्या क्या, वो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के साथ ट्रेडिंग, तो स्टूडेंट लोग वो कर नहीं पाते। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, अच्छा वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है ना इसमें, तो मैं एक काम करता हूँ, टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब देखो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो क्या क्या चीज़ के लिए बनता है, मैंने आपको बताया 2 चीज़ के लिए बनता है, एक है रॉ मटेरियल और एक है WIP। फिनिश गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान रखना WIP और रॉ मटेरियल ये 2 चीज़ के लिए बनता है। तो भैया आपको ना यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी लेना चाहिए था फिर, तो जैसे आप ओपनिंग स्टॉक लेते हैं हम लोग, वैसे आप अगर यहाँ पे WIP और ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बन रहा है रॉ मटेरियल प्लस WIP के लिए, ठीक है ना, फैक्ट्री में। तो भैया फिर तो आपको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी लेना चाहिए था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP भी लो। आपने WIP लिया, हमें उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग हमको याद आ रहा है कि ओपनिंग स्टॉक हम लोग लेते हैं, तो वैसे आपने WIP ले लिया। लेकिन आपने रॉ मटेरियल क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं रॉ मटेरियल का फॉर्मेट आपको बता चुका हूँ, मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम दिखाता हूँ, रॉ मटेरियल कंज्यूम दिखाता हूँ। और रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे दिखाई देता है, ओपनिंग स्टॉक किस चीज़ का, रॉ मटेरियल का, प्लस परचेज़ किस चीज़ का, ऑब्वियसली रॉ मटेरियल का, माइनस क्लोजिंग स्टॉक किसका, वो भी रॉ मटेरियल का। अच्छा भैया, मतलब आपने ओपनिंग स्टॉक अल्टीमेटली ले ही लिया, लेकिन दिखाने का तरीका अलग है। ओपनिंग स्टॉक तो मैंने ले लिया ना, यहाँ पे देखो डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी ले लिया, WIP तो परचेज हो नहीं सकता, पता है आपको, तो रॉ मटेरियल का मैंने परचेज ओपनिंग स्टॉक दोनों ले लिया, लेकिन दिखाने का तरीका अलग है। अब यहाँ जब मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिखाऊंगा बाई क्लोजिंग WIP, तो आप लोग क्या बोलोगे, भैया क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी दिखाओ, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्लोजिंग को ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस कर लिया है, यहाँ नहीं दिखा के उसे मैंने यहाँ पे कर दिया है। लिखना है तो लिख लो क्लोजिंग रॉ मटेरियल, इसे यहाँ पे काटो और दिखाओ कि ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका डायरेक्ट मटेरियल। इसके बाद क्या होगा भैया, इसके बाद हम दिखाएंगे डायरेक्ट वेजेस, तो लिखो टू डायरेक्ट वेजेस। अच्छा भैया, इसके बाद हमें दिखाना है टू डायरेक्ट एक्सपेंस। तो 3 डायरेक्ट खर्चा हमने दिखा दिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया ना, कभी कभी ये लोग प्राइम कॉस्ट बोल के कुछ निकालते हैं, जो मैंने आपको दिखाया ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो मैंने दिखाया था ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उस टाइप का कुछ, तो वो ज़रूरत नहीं है ऐसे दिखाने का आपको। एंड
जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है आप लोग यहाँ दिखा देना एग्जैक्टली। देखो बुक का फॉर्मेट में मत जाओ, नहीं तो फिर ये लोग ना कभी कुछ करते हैं लोग का बात में बताओ। डायरेक्ट एक्सपेंस में ही आपका ये रॉयल्टी, ठीक है ना, हायर चार्जेस। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस जो है इसे आप फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंस ही बोल सकते हो, ठीक है। इन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड बोला है। अभी इस फॉर्मेट में प्लीज़ ध्यान मत देना, ये जो फॉर्मेट है ना इस पर ध्यान मत देना, क्योंकि अभी क्या हो जाएगा, अभी जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा ओवरहेड तो आप लोग क्या बोलोगे, भैया आपने तो बोला था ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट होता है, तो इन्होंने रॉयल्टी और हायर चार्जेस को इनडायरेक्ट में क्यों दिखाया। तो प्लीज़ ये फॉर्मेट को एग्जैक्टली ध्यान मत दो, इन लोग खुद भी अपना फॉर्मेट को ध्यान नहीं देते। तो जो मैं करा रहा हूँ उसे फॉलो करो। ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि ये दो चीज़ें डील करता है, रॉ मटेरियल और WIP। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्यों नहीं लिया वो समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने उसे यहाँ ले लिया है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ले लिया, WIP परचेज हो नहीं सकता। तो ट्रेडिंग आप याद करो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक ले लिया मैंने। हाँ बताओ यहाँ पे क्या सेल हो सकता है, भैया हम लोग सेल लेते थे ना। हाँ यहाँ पे क्या सेल हो सकता है, बाई प्रोडक्ट सेल हो सकता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाई, सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट को यहाँ लूँगा इनकम साइड में, एक तरीका का इनकम है मेरे लिए वो। अच्छा भैया फिर तो ये एकदम ट्रेडिंग ही लग रहा है हमें, बस तरीका अलग है। वहाँ पे फिनिश गुड्स के लिए बनता है या फिर स्टॉक मतलब जो हम लोग सामान खरीदते थे उसके लिए बनता था, यहाँ पे रॉ मटेरियल और WIP के लिए बन रहा है। और दिखाने का तरीका ये है कि डायरेक्ट अलग इनडायरेक्ट अलग। तो वैसे यहाँ पे मैं दिखाऊंगा टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर तीनों चीज़ आ जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल भी आएगा, इनडायरेक्ट वेजेस भी आएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आएगा, ठीक है ना, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस भी आ जाएगा, ठीक है। बुक का फॉर्मेट है, प्लीज़ प्लीज़ वो फोकस मत करो, भूल जाओ लोग क्या करते हैं, ठीक है। अब ये आपका सारा क्या है, ये डेबिट साइड आपको टोटल क्या बताता है, ये टोटल डेबिट साइड आपको क्या बताता है, टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, इनकर्ड इन करेंट ईयर। ये क्या बता रहा है, कॉस्ट टू बी इनकर्ड या फिर अक्रूड, कॉस्ट टू बी अक्रूड इन नेक्स्ट ईयर। क्योंकि जो इस साल में बना ही नहीं तो इस साल में बिकेगा भी नहीं, अगले साल में बिकेगा, तो ये अगले साल के कॉस्ट में आना चाहिए ना। मैचिंग कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, जो इस साल बन के रेडी हो चुका था उसे तो हमें इस साल का खर्चा में लेना चाहिए। जो क्लोजिंग WIP है जो अगले साल जाके बिकेगा या अगले साल कंप्लीट होगा तो अगले साल के खर्चे में आएगा, तो हम इसे खर्चा से हटा देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को भी तो वही करते हैं, याद है ना मैचिंग कंसेप्ट। क्लोजिंग स्टॉक को इसलिए तो हटाते हैं, इसलिए मैंने क्लोजिंग को हटा दिया कि कॉस्ट टू बी अक्रूड इन नेक्स्ट ईयर, इसलिए हम लोग इसको हटा दिया। कॉस्ट रिड्यूस्ड ड्यू टू सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। अब बाई प्रोडक्ट बिका तो आपका कुछ प्रोडक्शन का खर्चा तो हल्का हुआ ना। अगर आप पैडी हस्क जो भूसा निकल के आया है, जो हस्क निकल के आया है, उससे अगर आप बेच पा रहे हो तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, आपका काम है क्या भूसा बेचना, ऑब्वियसली नहीं। लेकिन अगर आप उस भूसा को बेच पा रहे हो तो आपका प्रोडक्शन का खर्चा घटा कि नहीं घटा, घटा। तो ये खर्चा से मैं घटाऊंगा तो क्रेडिट करूँगा, तो भूसा बेचने की वजह से मेरा प्रोडक्शन का कॉस्ट घट रहा है। जो मेरा सामान अभी तक प्रोडक्शन पाइपलाइन में है जो अभी तक बना नहीं है तो वो तो नेक्स्ट ईयर का खर्चा हो गया, वो तो नेक्स्ट ईयर जाके बनेगा ना, तो उसे मैं नेक्स्ट ईयर में लेके चलाऊँगा। जो रॉ मटेरियल अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है वो भी नेक्स्ट ईयर बनेगा, तो उसे भी मैंने माइनस कर दिया है। देखो बस प्रेजेंटेशन का फ़र्क है, यहाँ नहीं दिखा के यहाँ दिखा रहा हूँ। अब बताओ ये जो टोटल खर्चा ये क्या है, क्या चीज़ का खर्चा है, ये जो इतना आपने खर्चा वर्चा किया है ये क्या चीज़ का खर्चा है, भैया ये प्रोडक्शन का खर्चा है। तो ये सारा को मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा बाई ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा भैया आपने बोला था ट्रेडिंग अकाउंट में फिनिश गुड्स मेंटेन होगा, तो ये सारों को आपने उठा के कहाँ भेज दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में। इसे या फिर आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स या फिर आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये आपको क्या बताता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जब आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे ना, मैं बस एक सिंपल सा ट्रेडिंग अकाउंट दिखा रहा हूँ आपको। जब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक, क्या चीज़ का, ऑफ फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, जो खरीदा हुआ सामान या फिर ये वाला फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कोई अगर था तो वो टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, जो इस साल प्रोडक्शन हुआ है ये वाला, ये यहाँ पे आ जाएगा। टू परचेज, क्या चीज़ का परचेज,
स्टॉक इन ट्रेड का। कोई आपने डायरेक्ट अगर बाज़ार से कोई सामान खरीदा तो वो यहाँ आ जाएगा, खुद का बनाया हुआ का खर्चा यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहे बाज़ार से ख़रीदो उसमें भी खर्चा लगता है, खुद बनाओ उसमें भी खर्चा लगता है। लेकिन बाहर से खरीदेंगे तो डायरेक्ट परचेज़ होगा, खुद बनाएंगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से पता चलेगा कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे अगर ये साथ में बन रहा है तो डायरेक्ट एक्सपेंस तो सब वहाँ चला गया। बाई सेल्स, सेल किसका? ऑफ फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, चाहे खुद का सामान या बाज़ार से ख़रीदा हुआ सामान को अगर आप बेचोगे तो वो यहाँ पे आएगा। बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, और यहाँ पे आ जाएगा जीपी। जीपी मैन्युफैक्चरिंग कुछ प्रॉफिट देता है क्या? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में तो उल्टा खर्चा होता है। जब आप ट्रेडिंग करना चालू करोगे, जब आप बेचना चालू करोगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। तो ये मत सोचना कि भैया यहाँ पे कुछ प्रॉफिट क्यों नहीं दिखाया आपने, दिखा दो। फैक्ट्री में भी प्रॉफिट होता है तो दिखाओ। फैक्ट्री तो खर्चा के लिए होता है ऑब्वियसली, फैक्ट्री तो प्रोडक्शन के लिए होता है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने जो सामान बनाया है उसको कितना खर्चा आपको भेजना है ट्रेडिंग में, कितना प्रोडक्शन का खर्चा लगा है। तो ये है आपका मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट। मैंने हल्का फुल्का इसमें मॉडिफिकेशन किया बुक के हिसाब से। मार्क्स आपको 100% मिलेगा, उसकी गारंटी मेरी है, और मेरे ख्याल से बुक से ज़्यादा समझ में आएगा ऑब्वियसली इससे, तभी मैंने फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया। हालांकि क्वेश्चन वगैरह में दम है नहीं, 2-3 4 ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, एक क्लास में अपने कंप्लीट हो जाएगा, फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ज़रूरत है क्या मेरा करने का? कर लेता हूँ, चलो। इलस्ट्रेशन 1, क्योंकि देखो अभी सिर्फ समझने में हमने अगर 1 घंटा लगाया है ना, एंड बिलीव मी ये मेरा पहला बैच है जिसमें मैं इतने डिटेल में ये वाला चीज़ समझा रहा हूँ। जो भी नया चैप्टर आ रहा है उसको इतने डिटेल में समझा रहा हूँ। हालांकि समझते सब कुछ थे, लेकिन लिख के सब कुछ करना डिटेल वे में थोड़ा फ़र्क पड़ ही जाता है। बैच टू बैच वो वेरी करेगा ही ऑब्वियसली। देखो 1 लाख यूनिट वर प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, मटेरियल कॉस्ट लगा 10 रुपया करके, पर यूनिट लेबर लगा 5 रुपया करके, एंड दैट अपार्ट इट वॉज एग्रीड टू पे रॉयल्टी टू द जापानीज़ कोलाबरेटर। एक जापानीज़ कोलाबरेटर है जो हम लोग को टेक्नोलॉजी दिया, उसके बदले में वो क्या मांग रहा है? बोलता है पर यूनिट हम लोग को 3 रुपया चाहिए। मटेरियल बोलता है पर यूनिट 10 रुपया, लेबर बोलता है पर यूनिट 5 रुपये, सब कुछ पर यूनिट है। तो ये सारा क्या है? ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैन्युफैक्चरिंग कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में इनडायरेक्ट खर्चा भी आ जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं लिखूँगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए मेरे पास ओपनिंग स्टॉक वो सब कुछ है नहीं, सीधा मेरे पास ये है, या फिर मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट मटेरियल, ऐसे भी लिख सकते हो आप। डायरेक्ट मटेरियल खर्चा कितना? 1 लाख यूनिट बनाने में 10 रुपये करके लगा। फिर डायरेक्ट लेबर का डायरेक्ट वेजेस क्या? डायरेक्ट वेजेस होगा, लेबर को तो वेजेस देते हैं ना, तो 1 लाख पे 5 रुपया करके 5 लाख, एंड आपका रॉयल्टी लिखो, डायरेक्ट एक्सपेंस रॉयल्टी 1 लाख यूनिट इंटू 3 रुपये, 3 लाख रुपये, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 18 लाख। भैया ये सम आप हमें कमारो, ये सम आप अगर हमें करा रहे हो तो हमारे लिए शर्म की बात है भैया, ये तो हमें खुद करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये आपको खुद करनी चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है ना। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ? प्रैक्टिकल 1 और 2 थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, वो मैं आपको कराऊंगा। इलस्ट्रेशन 2 आपके लिए बच्चा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, बच्चे लोगों के लिए होमवर्क है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। ओपनिंग WIP पता है आपको कहाँ जाएगा, ओपनिंग WIP। क्लोजिंग आपको पता है कहाँ जाएगा, बाई क्लोजिंग WIP। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में दिखाना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में दिखाना है। सिर्फ परचेज़ दिया हुआ है, और ये लोग क्या बात कर रहे हैं हम देखते हैं, कौन सा परचेज़ है ये। क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर विमल रन्स अ फैक्ट्री। भैया आप तो उल्टा कर रहे हो, पहले ये पढ़ा रहे हो फिर क्वेश्चन पढ़ा रहे हो। विमल रन्स अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस सोप्स। अच्छा, साबुन बनाते हैं ये लोग। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है तो क्या चीज़ का परचेज होगा? ऑब्वियसली रॉ मटेरियल, और ये रॉ मटेरियल कंज्यूम में जाएगा। हायर चार्जेस ऑफ मशीन। अब देखो दो हायर चार्जेस, अब यहाँ पे आ जाओ। 2 हायर चार्जेस है, एक है हायर चार्जेस ऑफ मशीन, एक है हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री। अब बताओ डायरेक्ट में लूँ या इनडायरेक्ट? भैया जो पर यूनिट बेसिस पे आप देख सकते हो वो डायरेक्ट होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। और जो पर यूनिट बेसिस पे आप नहीं निकाल सकते हो वो इनडायरेक्ट होगा।
जैसे यहाँ पे बोल दिया मशीन पे लगेगा 60 पैसा पर यूनिट मैन्युफैक्चर, तो पता चल गया कि भाई पर यूनिट लग रहा है, पर यूनिट कितना लग रहा है आपको पता चल रहा है, तो सीधा मैं बोल दूंगा कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो अब डायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाना हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री। अब देखो इनका ना प्रेजेंटेशन करने का कभी तरीका ये लोग चेंज करते रहते हैं। मैं अगले सम भी आपको कराऊंगा, वहाँ पे मैं जिस तरीका का प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ या फिर मैंने जिस तरीका का प्रेजेंटेशन आपको यहाँ दिखाया आपको वही करना है, ठीक है ना। बुक वाला हर जगह अलग अलग करते रहता है, हमने उनका ठेका नहीं ले रखा कि वो लोग जैसा करेंगे वैसा याद रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। डायरेक्ट चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, क्या आप पर यूनिट बेसिस पे से डिवाइड कर सकते हो? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं, तो ये इनडायरेक्ट में चला जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड 80 पैसा पर यूनिट, तो ये तो आपको पता है क्या होगा, 80 पैसा पर यूनिट। भैया पर यूनिट पे लग रहा है मतलब ये डायरेक्ट वेजेस है। एंड 40 पैसा पर यूनिट ऑन क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, बोले जितना क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है उस पर भी 40 पैसा, तो ये भी डायरेक्ट में चला जाएगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, भैया एक तो ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो हमें फैक्ट्री वेजेस में मानना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। लेकिन भैया ये रिपेयर्स हो रहा है, ये तो हमें लग रहा है भैया आपने जो बताया था ना अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसमें जाएगा। फैक्ट्री का है लेकिन ये मटेरियल भी नहीं है ना, तो ये वेजेस है, ठीक है ना। ये अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में जाएगा इनडायरेक्ट में, ठीक है। यूनिट्स कितना प्रोड्यूस हुआ? 5 लाख, क्योंकि आपको पर यूनिट का खर्चा भी दिया हुआ है तो आपको पता चलना चाहिए कि किस पे क्या लगेगा। और यूनिट्स का मेंटेन करना आपको यहाँ ध्यान रखना। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 10,000 यूनिट था तो यूनिट में लिखना, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 12,000 था तो 12,000 लिखना, यूनिट प्रोडक्शन 5 लाख हुआ तो यहाँ पे लिखना। अब भैया कोई चीज़ का ना हम लोग के पास यूनिट्स नहीं है तो मत लिखना, जितना यूनिट्स दिया वो तो लिखो। ये लोग दे रहे तो कुछ तो चाह रहे कि आपसे कि आप करो उसको, तो एक यूनिट्स का कॉलम अलग से बना दे रहा। ये सब तो हम लोग इनर कॉलम में कर लेते हैं, इसके लिए कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यूनिट्स का एक कॉलम प्लीज़ बना लेना। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में लिखना 10,000, क्लोजिंग में लिखना 12,000, और ये यूनिट्स प्रोड्यूस्ड क्या होगा भैया, वो जो आप भेजते थे ना ट्रेडिंग में, बाई ट्रेडिंग करके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ ये वही वाला है, तो वहाँ पे लिख देना 5 लाख बस, ठीक है ना। कोई हो गया क्वेश्चन ख़त्म। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा सारा खर्चा वर्चा चार्ज करने के बाद, ठीक है ना। इससे अच्छा क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊँगा, इससे बेटर है थोड़ा। उतना हाई फाई कोई क्वेश्चन है ही नहीं बुक में, प्रैक्टिकल 1 में करा रहा हूँ आपको, ठीक है। प्रैक्टिकल 1 पे आ जाओ। प्रैक्टिकल 1 और 2 अच्छा क्वेश्चन है कंपैरेटिवली। बोलता मिस्टर पंकज रन्स अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस मोटर स्पेयर्स ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी। तो एक्सपोर्ट करने के लिए लोग मोटर गाड़ी वगैरह मतलब जो भी है उसके स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं। द फॉलोइंग डिटेल्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। क्या पता चला? डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया, वाह राहत मिल गया मुझे। रॉ मटेरियल का परचेज दे दिया, ओपनिंग दे दिया, क्लोजिंग दे दिया। अब जैसे परचेज रिटर्न होता है वैसे रॉ मटेरियल भी रिटर्न हो सकता है, कर देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहे इनडायरेक्ट मटेरियल, अच्छा भैया इनडायरेक्ट मटेरियल तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है। हाँ हाँ भैया आपने भी बताया था, जैसे कि कोई छोटा मोटा लूज टूल्स यूज़ हो रहा है, कोई ऐसा कोई चीज़ यूज़ हो रहा है जो हम लोग का डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड ना हो, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ का खर्चा है ये। अच्छा वेजेस आपको डायरेक्ट बता रहा है, डायरेक्ट वेजेस इतना है और इनडायरेक्ट वेजेस इतना है, चलो ठीक है। उसके बाद आपको दे रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, तो ये तो आपको पता है डायरेक्ट में चला जाएगा, खुद ही ये लोग बोल रहे डायरेक्ट, और प्रोडक्शन पे रॉयल्टी लग रहा है वो भी आपको पता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डिप्रिशिएशन ऑन फैक्ट्री सेड, डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो ये सारा खर्चा फैक्ट्री का है या नहीं है? हाँ भैया फैक्ट्री का है। अच्छा भैया एक तो चीज़ हमने नया सीखा कि डिप्रिशिएशन भी हम लोग का फैक्ट्री में चार्ज हो सकता है। देखो अगर आपको नॉर्मल ट्रेडिंग का भी क्वेश्चन हो ना, नॉर्मल जो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हैं वहाँ पे भी कभी आपको दे देना कि डिप्रिशिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट, तो वो भी आपका ट्रेडिंग में आना चाहिए, ये ध्यान रखना। मेरे ख्याल से एक नया होगा आपके लिए ये चीज़। डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी बोले कुछ भी बोले आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अलग से आपको अगर बोल देना डिप्रिशिएशन ऑन एसेट यूज्ड इन फैक्ट्री या फिर डिप्रिशिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट, तो आपको ट्रेडिंग में चार्ज करना है। और यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली बोल ही दिया था क्वेश्चन में कि सारा खर्चा क्या है, अबाउट हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ठीक है ना। तो ये सारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। और डिप्रिशिएशन ऑन फैक्ट्री सेड, और ये बताइए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है क्या? पर यूनिट आप निकाल सकते हो क्या? नहीं भैया पर यूनिट डायरेक्टली निकालने का तो क्या है, आप बोलोगे भैया क्या दिक्कत है, 40,000 60,000 1 लाख जितना प्रोडक्शन हुआ उससे डिवाइड कर देंगे, एक बात की बात है 25,000 में से रफ ले रहा हूँ, ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं निकालने का। ऐसे तो सारा चीज़ को आप डिवाइड करके निकाल सकते हो, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई डायरेक्टली आप बता सकते हो कि
इस सामान बनाने में इतना लगा, ये सामान बनाने में इतना डिप्रिशिएशन हुआ, नहीं, वो ओवरऑल खर्चा है। अब वैसे तो आप बोल ही सकते हो भैया साफ़ सफाई कराने में हमारा 2500 रुपये लगा था और हमारा सामान बना है 1 लाख यूनिट्स, तो एक साफ़ सफाई जो हुआ है 1 यूनिट पे आपका 0.025 खर्चा आप चार्ज कर दो। मैं इस ऐसे आप एट्रीब्यूट नहीं होता है डायरेक्ट खर्चा। ऐसे मत बोलना कि भैया ये इस पर लग रहा है, भैया जो डायरेक्ट उस प्रोडक्ट पे है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ये रहा, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अदर देन मटेरियल आर दोज इनकर्ड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट। उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे इंकर होगा तभी। क्या डिप्रिसिएशन उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे इंकर हो रहा है क्या, या क्लीनिंग चार्जेस कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे इंकर हो रहा है क्या, नहीं। जैसे रॉयल्टी, हाँ हो रहा है, पर यूनिट पता है कि उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे मेरा इतना रॉयल्टी लग रहा है, उस स्पेसिफिक यूनिट पे मेरे से इतना हायर चार्जेस लिया जाएगा, तो वो सबको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल उठा लिया मैंने क्योंकि उससे थोड़ा डिफिकल्ट है, ये अलग है लेकिन ईजी है, ठीक है ना, ऐसा कोई बात नहीं। बाई प्रोडक्ट एट सेलिंग प्राइस, तो बाई प्रोडक्ट बिकेगा तो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। तो इसमें 2-4 मतलब अलग टाइप का पॉइंट था। इनडायरेक्ट मटेरियल अलग से दिया हुआ था, क्लोज रॉ मटेरियल रिटर्न दिया हुआ था, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया। ऐसा मत सोचना कि मैंने ईजी क्वेश्चन उठाया है लिखो। ऐसे भी एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ जिसका भी नाम है वो लिखा करो। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। कहीं भी आपको दिख रहा है एक भी क्वेश्चन ऐसा जिसमें मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग साथ में बनाने बोल रहे हैं? नहीं बना रहे, नहीं बोल रहे, लेकिन एग्ज़ाम में ठीक पूछ सकते हैं ये लोग, ठीक है ना, वो सिखाएंगे नहीं लेकिन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेंगे। WIP से स्टार्ट करता हूँ। एक सीरियली भी अपने कर सकते हैं ना, सीरियली अपने को पता है, या फिर छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें तो इतना कोई बड़ा बात है नहीं। टू ओपनिंग एग्ज़ाम में WIP बोल के मत लिखना, वर्क इन प्रोग्रेस लिखना। इस क्वेश्चन में तो इन्होंने खुद भी WIP लिखा है, आप लिखोगे तो दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कहीं भी शॉर्टकट यूज़ मत करना जब तक क्वेश्चन ना बोले। ट्राई करना फुल फॉर्म लिखने का, यहाँ पे भी 3,90,000 क्लोजिंग WIP, तो बाई क्लोजिंग WIP। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फुल फॉर्म लिखना सब चीज़ का। कंज्यूम कैसे निकालते हैं भैया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस रिटर्न। ऑब्वियसली ये तो आपको अलग से सिखाने की ज़रूरत है नहीं ना कि रिटर्न होगा तो माइनस होगा, एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। $3,10,000, सॉरी फिगर ठीक से लिख लेना, 3,02,000 प्लस 12,10,000 माइनस 18,000 का रिटर्न हुआ, माइनस 3,10,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, 11,84,000। इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, इनडायरेक्ट मटेरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ भैया, आप ना एक काम करो, यहाँ पे लिखो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इसके अंदर आप सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखा दो। इनडायरेक्ट मटेरियल, अब देखो अगर मैं अंदर कॉलम बना रहा हूँ तो इसको मेरे को इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा अमाउंट को। भैया क्या मतलब, भैया अगर हम यहाँ पे इसको बाहर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, हाँ गलत हो जाएगा, हिसाब से गलत हो जाएगा। या तो आप अलग अलग लिखते रहो, टू इनडायरेक्ट मटेरियल इतना, टू इनडायरेक्ट वेजेस इतना, टू ये इतना, तब आप बाहर कॉलम में लिखो। लेकिन आप जब इसको हेडिंग बना रहे हो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को, या फिर आप इसको पता है ना दूसरा नाम क्या हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, कुछ भी लिख सकते हो आप इसे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर आप लिख रहे हो, इसको आप हेडिंग बना रहे हो टू में, तो ये सारा को इनर कॉलम में लिख के टोटल एक बार में लिखना, ठीक है। इसके बाद वेजेस डायरेक्ट, तो यहाँ लिखूँगा टू डायरेक्ट वेजेस 2,10,000। और क्या है, और है आगे इनडायरेक्ट वेजेस, तो मैं कहाँ लिखूँगा भैया, इनडायरेक्ट खर्चा में। अच्छा इस तरीक़ा से फॉर्मेट दिखा सकते हैं भैया हम लोग, हाँ यही फॉर्मेट आपको दिखाना है, इन लोग का छोड़ो, इन लोग कुछ भी करें। रॉयल्टी भैया हम लोग दिखाएंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंस में, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रॉयल्टी है कितना का, अभी एक ही आइटम है, आप बाहर सीधा लिख सकते हो चाहो तो, रॉयल्टी है 1,30,000 का, ठीक है। ओपनिंग WIP लिया
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पे सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस को एक साथ लिख रहे हैं। और क्या है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, depreciation और फैक्ट्री शेड, depreciation ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये सब इनडायरेक्ट खर्चा है जिसे आप प्रोडक्ट यूनिट पे बेसिस पे बांट नहीं सकते, है ना। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा नहीं है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे नहीं लगता ये ओवरऑल फैक्ट्री का खर्चा है, ठीक है ना। ये कुछ कुछ जो मैं टर्म्स बोलते हैं ना, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, सेलेबल कंडीशन, ये सब कोई मतलब स्पेसिफाइड वर्ड नहीं है, कहीं बुक में आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कंसाइनमेंट पढ़ाते टाइम भी आपको बोला ना, सेलेबल कंडीशन, ये पीएल में भी शायद आपको मैंने बोला फैक्ट्री बाहर जाने के बाद सेलेबल कंडीशन। यहाँ भी जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, वो सब मेरा खुद का मतलब समझाने के लिए वर्ड्स मैंने यूज़ करता हूँ, ऐसा कोई डेफिनेट वर्ड है नहीं बुक में, ठीक है ना। बाई प्रोडक्ट एट सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितने में बेचेंगे बाई प्रोडक्ट, मैं लिखूँगा बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट लिख सकते हैं आपने, ठीक है ना, या फिर आप डायरेक्ट बाई प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, या फिर बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट कितने में बिका, 20,000 में। तो ये सब मेरा खर्चा लगा, इसमें से एक ये खर्चा है जो नेक्स्ट ईयर में जाएगा क्योंकि ये क्लोजिंग WIP है, एक ये खर्चा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो नेक्स्ट ईयर में जाएगा, और ये कुछ मेरा कॉस्ट रिकवर हुआ है, एक तरीक़ा से रिकवरी ऑफ कॉस्ट है ये। हम लोग ये क्रेडिट क्यों करें, क्योंकि रिकवरी ऑफ कॉस्ट है, इसकी वजह से मेरा प्रोडक्शन का कॉस्ट घट रहा है, क्योंकि मेरा काम तो है नहीं ये करने का। अगर ये मेरा बिज़नेस है कि मैं बाई प्रोडक्ट भी बेचता हूँ, मेरा बिज़नेस होता ही है कि मैं बाई प्रोडक्ट बनाता हूँ और बेचता हूँ, तो फिर मेरा वो ट्रेडिंग में आ जाता। जैसे मैंने राइस ब्रांड का बोला, अगर वो ऐसा कर लेता है कि मेरा धंधा है राइस ब्रांड बेचने का, अगर वो बोर्ड लगा लेता है, सोचो एक एग्जांपल का बात बोल रहा हूँ कि वी सेल राइस एंड राइस ब्रांड, तो वो ट्रेडिंग में जाएगा उसका। और अगर राइस ब्रांड ऐसे ही बन रहा है, वो तेल ऐसे ही निकल रहा है और वो बेच रहा है ऐसे ही, ताकि फैक्ट्री का कॉस्ट उसका घट जाए, जैसे भूसा बेचता है, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ भैया, समझ में ना आए ऐसा कुछ बात ही नहीं है, ठीक है। ये आ जाएगा बाई ट्रेडिंग अकाउंट, और यहाँ पे लिख देना कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्लीज़ इलस्ट्रेशन 2 मैंने होमवर्क दिया, वो प्लीज़ कर लेना, और होमवर्क तो क्या वो तो मैंने करा ही दिया, नाम का होमवर्क रह गया बस। अब वो प्रेजेंटेशन मैंने आपको इस क्वेश्चन में दिखा दिया है, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे दैट इज़ बिट डिफरेंट, थोड़ा अलग टाइप का है। 23,08,000 अब इस बैच में ऐसा हो गया ना, मैं जितना भी क्वेश्चन टेस्ट वगैरह में देता था ना, वो सारा मैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली करके क्लास में समझा चुका हूँ आप लोग को। मैं जो भी मैं जानबूझ के ऐसा करता था ना कि मैं टेस्ट में डायरेक्टली देता था कि आप लोग अलग से कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं, आपका नॉलेज कितना है वो टेस्ट करने के लिए, वो सारा इस बार मैं मतलब खुद ही क्लास में बता दे रहा हूँ। अब जो मैंने आज क्लास में डिस्कस किया ना ये आपके साथ कि दोनों साथ में बनाने देगा तो क्या होगा, ये मैं कभी डिस्कस नहीं करता था, और टेस्ट में अचानक से दे देता था। हर बार ऐसा हुआ, मेरे तीनों बैच में मैंने यही किया था। तो हर बार क्या होता था, कोई नहीं कर पाता था, किसी का भी एक जन का भी करेक्ट नहीं होता था। फिर मैं टेस्ट का जब आंसर डिस्कस करता था तब उसे समझाता था कि देखो ऐसा है, ऐसा होगा। तो वो चीज़ मैंने आपके साथ पहले ही कर लिया, हर एक चीज़ में। ये डिस्काउंट ऑन डेटर वाला जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया, वो मैं डायरेक्ट टेस्ट में देता हूँ, बुक में है नहीं। तो मुझे मज़ा मिल जाता है कि मैं एक ऐसा क्वेश्चन दूँ जो स्टूडेंट लोग को लगे कि भैया ऐसा क्वेश्चन पेपर बना रहे जो मतलब बॉम्ब है, ठीक है ना। तो इस बार मैंने हर एक चैप्टर में वही किया है, क्योंकि देखो सिचुएशन भी अपने को पता है कि थोड़ा ऐसा है कि अपने हो सकता है मे बी हम लोग टेस्ट वेस्ट उतना नहीं कर पाए, टेस्ट का डिस्कशन कम हो पाए। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ मैं नॉलेज देता हूँ, देखो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो उनको भी सिखाया हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं उनको भी सिखाता हूँ, लेकिन उनको मैंने पहले नॉर्मली पढ़ाया बुक के हिसाब से, फिर उनको टेस्ट के रूप में अलग से दिया, फिर उनको टेस्ट का एक्सप्लेनेशन किया, और आपको मैं एक ही बार में सारा नॉलेज एक जगह दे रहा हूँ। तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है वैसे देखा जाए तो, लेकिन ठीक है, उन लोग अपनी जगह पे बेनिफिट लिए, उनको ऐसा हो गया कि हाँ चलो नॉर्मली पढ़ लिया, और एक्स्ट्रा क्या आ सकता है वो उन्होंने एक्स्ट्रा अलग से पढ़ लिया, ठीक है ना। तो सबके लिए वही है, तो थोड़ा पैटर्न मैंने चेंज किया, और कोई बात नहीं है पढ़ाने का। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बनाने बोले, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर जाता है बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर सकता है, ठीक है ना। पुराने बुक में थोड़ा हौच पौच हो रहा है, इसमें मैं आपको नए बुक से दिखाता हूँ, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 2 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है चलो, ये रहा। फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, creditor account
एंड ट्रेडिंग अकाउंट, 3 अकाउंट है यहाँ पे, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, एक क्रेडिटर का अकाउंट है और एक ट्रेडिंग अकाउंट बोल रहा है प्रोवाइडेड बाई, ये क्या दिया भाई ट्रेडिंग अकाउंट, तो कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट का बात कर रहे हो? फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइडेड बाय मिसेस सेवी रिलेटेड इतना सर्टन फिगर्स आर मिसिंग। ठीक है, ये लोग शायद क्वेश्चन में कुछ वो है, इन्होंने ये 3 अकाउंट दिया है, रॉ मटेरियल का अकाउंट दिया है, मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट दिया है और क्रेडिटर का अकाउंट दिया है। ये ट्रेडिंग अकाउंट का बात कर रहा है, ये वाला, ठीक है ना, जो ट्रांसफ़र हुआ है। ये लोग यहाँ पे बोले ट्रेडिंग अकाउंट, स्टूडेंट खोजते रह जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट है कहाँ पे। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, देखो मिसिंग फिगर है काफ़ी, यहाँ पे सब कुछ मिसिंग है, कुछ नहीं निकाल सकता, यहाँ पे मिसिंग है, ये एक बार में निकल सकता है। क्रेडिटर अकाउंट एक बार में मैं बना सकता हूँ क्योंकि एक ही मिसिंग फिगर निकलेगा क्रेडिट साइड में, वो मुझे पता होगा कि क्या होगा, पक्का यहाँ परचेज़ निकलेगा, यानी तो बड़ा सिंपल था, यहाँ पे परचेज़ निकल जाएगा। हाँ, और यहाँ पे भी आप बोल सकते हो भैया क्लोजिंग फिगर आराम से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है देखते हैं। बोलते परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ ₹10 लाख हैव बीन ओमिटेड। बोलते एक मशीनरी खरीदा था हमने जो ओमिट हो गया, तो भैया क्या ही फ़र्क पड़ता है, खर्चा में थोड़ी आना था। हाँ चलो बात तो सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे डिप्रिशिएशन चार्ज होना था भाई उस पर, अब तो फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ भैया बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। तो अगर मशीनरी ख़रीदा तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो ऑब्वियसली पूरा फाइनल अकाउंट्स में फ़र्क पड़ता, लेकिन जब मैं 3 अकाउंट का बात कर रहा हूँ इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मशीनरी ख़रीदा है वो एसेट अकाउंट में जाता और कैश से या बैंक से माइनस हो जाता, लेकिन उस पर डिप्रिशिएशन चार्ज भी करना था 10%, तो आपका ये जो डिप्रिशिएशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। एक पॉइंट मैं आपको, ठीक है चलो पहले मैं करता हूँ फिर बताता हूँ। डिप्रिशिएशन इंक्रीज़ हो जाएगा। वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग, इस वेजेस में क्या क्या इंक्लूड है बता रहे हैं। बोलते हैं फैक्ट्री वर्कर को 3 लाख दिया है, बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, फैक्ट्री वर्कर को दिया है तो वेजेस ही तो आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में ही तो आएगा। पेड टू लेबर एट ऑफिस, ऑफिस का लेबर को वेजेस दिया था उसको यहाँ पे जोड़ रखा है, बताओ मजाक है? ऑफिस का लेबर का पैसा यहाँ पे आएगा क्या? नहीं, वो तो पीएल में आना चाहिए था, वो सैलरीज एंड वेजेस लिखते हैं ना हम लोग, वहाँ पे आना चाहिए था, तो यहाँ से आपको 50,000 हटाना पड़ेगा। अच्छा भैया क्या दिक्कत है, तो ये तो है ही, ये सब दिया हुआ ही है, इसको हम लोग चेंज करेंगे और रॉ मटेरियल कंज्यूम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। यही तो आप गलती करोगे, यही आप गलती करोगे अगर आप ऐसा करते हो ना कि अब डिप्रिशिएशन को आप चेंज कर लोगे, वेजेस को आप चेंज कर लोगे। अभी डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में भी कुछ बोला हुआ है, तो आप लोग खाली ये चेंज कर लोगे और ट्रेडिंग को एज इट इज़ रखोगे और रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लोगे। यही आप सोचना चाह रहे हो कि भैया डिप्रिशिएशन में 1 लाख रुपये बढ़ा देंगे, 10 लाख का 10%, वेजेस में से 50,000 घटा देंगे और डायरेक्ट एक्सपेंस का भी कुछ बोला है वो भी कर लेंगे। ये करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा। ये आपका बहुत बड़ा गलती होगा, ये आपका बहुत बड़ा गलती होगा। क्यों? एक बार में सुनना, आराम से समझ में आएगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या बता रहा है, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये क्या बता रहा है? भैया रुको, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, अच्छा भैया इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन सब खर्चा को मिलके, ये सब खर्चा मिलके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनता है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आप रॉ मटेरियल निकालते हो? ये बताओ क्या क्या भैया, वापस मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये जो सारा खर्चा है इन सबको ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला जाता है या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देख के रॉ मटेरियल का खर्चा निकाला जाता है? ये तो बात आपकी भैया सही है, खर्चा देखने के बाद ट्रेडिंग निकलता है। जब आपका ये खर्चा चेंज हो रहा है तो आपका ये ट्रेडिंग चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। स्टूडेंट लोग क्या सोचते हैं पता है कि ये ऐसा दिया हुआ है, ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है, बाकी जगह ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन ये आपको दिमाग चलाना था कि इससे ये नहीं बन रहा है, फिनिश गुड्स से रॉ मटेरियल नहीं बन रहा है, रॉ मटेरियल से डायरेक्ट वेजेस से डायरेक्ट एक्सपेंस से फिनिश गुड्स बन रहा है। तो अगर ये सारा चेंज हो रहा है तो आपका ट्रेडिंग भी तो चेंज हो जाना चाहिए। अगर आपका डिप्रिशिएशन बढ़ रहा है तो खर्चा बढ़ेगा, वेजेस कम हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा। तो उस हिसाब से सबसे पहले आपको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा। अगर ये चीज़ किसी को समझ में आ गया तो उसके लिए क्वेश्चन एकदम 0/0 है, मतलब मार्क्स 100/100 है ना। सम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इसी पे अटका रह जाएगा ना, उसको ये समझ में नहीं आया कि अगर वेजेस घट रहा है, डिप्रिशिएशन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होना चाहिए, अगर किसी को वो चीज़ समझ में नहीं आया तो गलती है। क्योंकि ये जो 17,94,000 निकला होगा वो किस बेसिस पे निकला होगा? इस बेसिस पे। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं आपका तो वेजेस ही गलत है, आपका तो डिप्रिशिएशन ही गलत है। तो अगर डिप्रिशिएशन वेजेस जो चार्ज किया वही गलत है, तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है वो गलत होगा कि नहीं होगा? नॉर्मली याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट में बोल रहा हूँ।
अगर ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते हो वहाँ पे परचेज गलत था, क्लोजिंग स्टॉक गलत था, तो जीपी अपने आप गलती हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जीपी तो बैलेंसिंग फिगर निकलता था। जीपी से थोड़ी परचेज निकलता है, जीपी से थोड़ी सेल्स निकलता है, जीपी से थोड़ी क्लोजिंग स्टॉक निकलता है। परचेज की वजह से जीपी निकलता है, सेल्स की वजह से जीपी निकलता है। तो अगर परचेज में ही गड़बड़ है तो जीपी तो अपने आप चेंज होगा। दिया हुआ जीपी को तो आपको चेंज करना पड़ेगा ना, वही यहाँ पे है। फिनिश गुड्स का जो प्रोडक्शन का खर्चा है वो किससे बना? वेजेस से, डायरेक्ट एक्सपेंस से, डायरेक्ट मटेरियल से। तो ये अगर चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये लोग रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं, बोलते हैं कि हमने जो दिखा रहा है, ये जो दिखा रहा है ये गलती है, पहले इसे ठीक करो। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए भी कुछ बोल रहे हैं लोग, देखो बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड्स फॉलोइंग। बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ 80,000 ऑफ विच 30% पर्टेन्स टू ऑफिस। बोलते 30% जो इलेक्ट्रिसिटी का दुकान का खर्चा था उससे भी फैक्ट्री में चार्ज किया हुआ। बताओ, तो फैक्ट्री का खर्चा घटेगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी घटेगा। ज़बरदस्ती का फैक्ट्री ऑफिस का खर्चा आपने फैक्ट्री में डाला हुआ है। फ्यूल चार्जेस 20,000 का है, कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्यूल चार्जेस तो फैक्ट्री में ही लगेगा। फ्रेट इनवर्ड खरीदने का खर्चा फैक्ट्री में लगेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर, भाई कस्टमर को माल बेचने का खर्चा को फैक्ट्री में चार्ज करते हो क्या आप? तो ये गलती है, इसकी वजह से खर्चा घटेगा तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी घटेगा। तो सबसे पहला वर्किंग आपका बनना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड ट्रेडिंग अकाउंट या फिर करेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आंसर आपका क्या होगा, आंसर में आपको 3 अकाउंट बनाना है, ठीक है ना? वही जो 3 अकाउंट दिया हुआ है वो आपको बनाना है। लेकिन मैं आपको वर्किंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। एग्जाम में आपको प्रेजेंटेशन पता होना चाहिए कैसा होगा। एग्जाम में तो आपको जो मांगा है ना, क्या बोला है लोग, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोवाइडेड टू यू यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रिवाइज्ड। अच्छा, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट से ही चलते हैं, चलो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको 2 अकाउंट बनाना है। यू हैव टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वो बोलता है आपको रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ एक्चुअल वाला, तो बना देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। और बोलता है रिवाइज्ड रॉ मटेरियल अकाउंट बनाओ, ठीक है, ये भी बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2 अकाउंट आपका रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपसे ये मांग रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आपको बोला है कि ये बना के दिखाओ। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या होगा भैया? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में देखो, अगर आप वर्किंग करके करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, अब यहाँ पे भी कर सकते हो। चलो फिर भी वर्किंग करके करेंगे अपने। एक तो यहाँ आना चाहिए, 1 मिनट, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना। अच्छा बताओ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर क्या निकलना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन जो ट्रेडिंग अकाउंट आपको दिया हुआ है वो तो गलत है, और ये आप निकाल सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है आपको, इसे मैं वर्किंग नोट 1 लिखूँगा, कि वर्किंग नोट 1 में मैं इसे पहले करेक्ट करूँगा, करेक्ट करके निकालूंगा। अब आपको यहाँ पे ट्रेडिंग पता है, जो चीज़ बैलेंसिंग फिगर निकलता था वो आपको पता है। आपको वेजेस निकाल सकते हो आप, हाँ भैया, इसके लिए हम वर्किंग नोट 2 बना लेंगे करेक्ट करने के लिए। 2 डेप्रिसिएशन, ये भी करेक्ट होगा, इसमें भी गलती है, इस पर भी वर्किंग नोट 3 बना लेंगे। 2 डायरेक्ट एक्सपेंस भी जो दिया हुआ है इसमें भी कुछ गलती है, इसके लिए वर्किंग नोट 4 बना लेंगे। अब इससे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा, हाँ या ना? तो ये कैसे निकल जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। लेकिन अब मेरी बात अगर आपको याद है, अगर आपको मेरी बात याद है तो ध्यान दो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जनरली बैलेंसिंग फिगर क्या निकलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है या कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स जो है, ये बैलेंसिंग फिगर निकालना चाहिए। लेकिन ये आपको पहले से पता है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट सोचो, आपको पहले से पता है, आप जोड़ मटोड़ के क्या निकाल रहे हो? क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हो। बोलने के बाद मैं ट्रेडिंग का एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको इन्वेंट्री चैप्टर में कराया था। आपको जीपी पता है, आपको सेल पता है, आपको परचेज पता है, आप जोड़ तोड़ के आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हो। ऐसा चीज़ निकाल रहे हो जो ट्रेडिंग से नहीं निकलता है, जो आपको पता होना चाहिए था, लेकिन आप घुमा फिरा के उसको एडलेस करके निकाल रहे हो। वैसे यहाँ पे ये आपको पहले से पता होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? हाँ भैया, आप सीधा बोलना चाह रहे हो कि ये मैन्युफैक्चरिंग की जगह इसका नाम होना चाहिए मेमोरेंडम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बिल्कुल सही बोला आपने अगर ये समझा है तो बहुत अच्छा समझा है। क्वेश्चन ने हालांकि मुझे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने बोला है, मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये मेमोरेंडम होना चाहिए। ये पूरा नाम लिखते हैं हम लोग, मेमोरेंडम। समझ में आ रहा है मैं मेमोरेंडम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से निकलना चाहिए था ट्रेडिंग, लेकिन हम लोग जोड़ तोड़ के रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल रहे हैं। बताओ ये कोई तरीका है रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने का? नहीं। लेकिन इसलिए मैं इसलिए नाम दे रहा हूँ मेमोरेंडम। गलत नहीं है,
ये जो आंसर निकालेंगे वो सही है, लेकिन ये तरीका गलत है। इस क्वेश्चन का यही तरीका है, लेकिन रॉ मटेरियल निकालने का एक्चुअल तरीका जो प्रैक्टिकल लाइफ में होना चाहिए वो ये तरीका नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नाम देंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग। अब बता, क्लोजिंग स्टॉक जो हम लोग निकालते हैं इन्वेंट्री चैप्टर में, वो जीपी पता है, बैलेंसिंग है, वो कोई तरीका है क्लोजिंग स्टॉक निकालने का? एक्चुअल तरीका है स्टॉक फिजिकली आप गोडाउन में जाओ, लेकिन जैसा क्वेश्चन दिया आपने को तो वो करना है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तरीका गलत है, प्रैक्टिकली हम लोग को जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको मेमोरेंडम बोलते हैं, जो मैंने आपको पिछले क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। तो रॉ मटेरियल में क्या दिया हुआ है बताओ भैया? रॉ मटेरियल में क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, तो वो तो चेंज होगा नहीं। और ना भैया बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ है। टू क्रेडिटर का मतलब क्या है कि और कितना खरीदा है, रॉ मटेरियल परचेज अकाउंट डेबिट, हाँ, और कितना खरीदा है, ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं परचेज, ये नहीं दिया हुआ है। बाई रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, अब यहाँ पे ध्यान देना मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसे, देखो आपके पास इतना ओपनिंग स्टॉक था, आपने इतना और ख़रीदा, तो जो कंज्यूम हो जाएगा वो तो हटाना पड़ेगा आपको रॉ मटेरियल अकाउंट से। ये एक एसेट अकाउंट है, आपके पास जितना एसेट था डेबिट बैलेंस, आपने और जितना एसेट ख़रीदा डेबिट बैलेंस, आपने जितना एसेट को यूज़ कर लिया, आपने जितना रॉ मटेरियल को यूज़ कर लिया, क्रेडिट साइड में हट जाना चाहिए, तो भाई रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा यहाँ पे। और यही रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पे आता है सर, यही वाला रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पे आता है, ठीक है ना। यहाँ मैं लिखूँगा फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से निकल के आएगा, ये वाला ये जो अमाउंट है ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से निकल के आएगा। यानी यहाँ पे आएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक, या बाई टू बैलेंस बी डी, बाई बैलेंस सी डी भी कर सकते हो आप लोग, बाई क्लोजिंग स्टॉक। ये कैसे निकलेगा देखते हैं, क्या उपाय है इसका, ठीक है। अब सबसे पहले बताओ क्या करना चाहिए अपने को? भैया ट्रेडिंग को करेक्ट कर लो, वेजेस को करेक्ट कर लो, ये करेक्ट कर लो, वो सब कर लो। तो हम वेजेस वगैरह से भी, देखो मैं वर्किंग नोट ऐसे भी कर सकता हूँ कि पहले वेजेस को ठीक करूँगा, फिर डेप्रिसिएशन को ठीक करूँगा, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस को ठीक करूँगा, और ये सारा ठीक होने के बाद मैं ट्रेडिंग को ठीक करूँगा। भैया आप तो बुक के सॉल्यूशन पे आ गए हो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जो अब ये सब ठीक हुए बिना ट्रेडिंग हो नहीं सकता, मैं ट्रेडिंग को पहले कर सकता हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता है कहाँ कहाँ पे गलती है, हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया। लेकिन क्या करें, बेटर रहेगा वेजेस को ठीक कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन को ठीक कर लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस को ठीक कर लेते हैं, और फिर जब पता चल जाएगा कि क्या क्या ठीक करना है, तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का भी करेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसलिए मैंने वर्किंग नोट का नंबरिंग वगैरह चेंज कर दिया, हालांकि मैंने जो पहले रखा था अगर आपने वो भी रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट वेजेस, या फिर कैलकुलेशन ऑफ वेजेस टू बी चार्ज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इसमें लिखो, बुक का तरीका मेरे ख्याल से अलग है, प्लीज़ बेयर विथ मी। वेजेस एज शोन इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कितना दिखाया हुआ है? क्वेश्चन में दिखाया हुआ है 3,50,000 लेस वेजेस पेड टू लेबर एट ऑफिस, ब्रैकेट में लिख दो टू बी चार्ज टू पीएल, वो पीएल में जाना चाहिए, गलती से यहाँ पे आया हुआ है तो उसे हटाओ, 50,000 को यहाँ से उठा के फेंको, ठीक है भैया, फेंक देंगे। तो ये 3 लाख आ गया, अमाउंट टू बी चार्ज टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में वेजेस में लिख दो आप लोग, ये रहा 3 लाख। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ depreciation to be charged to manufacturing account। depreciation given कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? depreciation दिया हुआ है 2 लाख का। add depreciation on additional machinery, ठीक है ना। 10 लाख का मशीन था, उस पर 10%। डेट नहीं दिया तो ओपनिंग मान रहे हम लोग,
अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। कोई स्टूडेंट को क्या लग रहा होगा, भैया हम ये भी तो मान सकते थे कि जो मशीन ख़रीदा है ना वो एंड में ख़रीदा है और अब डिप्रिशिएशन चार्ज ही मत करो। ठीक है, आपका एजम्पशन एकदम राइट है, आपका एजम्पशन एकदम राइट है। आप बोल रहे हो कि अगर मैं ये मानता हूँ कि मशीनरी हैज़ बीन परचेज एट द एंड ऑफ द ईयर तो 1 पैसा का डिप्रिशिएशन नहीं लगेगा। इसमें मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहूँगा। आपका एजम्पशन करेक्ट है, आप अगर करके आओगे तो गलत नहीं होगा ऑब्वियसली। 2 चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला तो सी द इंटेंशन, कि कोई एग्जामिनर का इंटेंशन क्या है आपको वो पॉइंट बोलने से। वो तो चाहता है ना कि आप उसका ट्रीटमेंट करो, उसका इंटेंशन क्या है कि आप उसको ट्रीट करो। आप अपना लूप होल निकाल के, आपको पता है कि अगर मैं एजम्पशन लूँगा तो ये मुझे नहीं करना पड़ेगा, आप अपना काम कम करने के लिए ऐसा एजम्पशन ले रहे हो कि एग्जामिनर का जो पर्पस था, जो इंटेंशन था वो डिफीट हो जाए। तो एग्जामिनर को गुस्सा आएगा कि नहीं बताओ। आप किसी को कुछ समझा रहे हो और वो कुछ लूप होल निकाल देगा, भैया आपने तो सिर्फ ऐसे बोला था। एग्जामिनर आपको बोल रहा है ये ऐसा कुछ है, आप बोल रहे हो ठीक है लास्ट में ख़रीदा होगा, नो डिप्रिसिएशन। तो आप एग्जामिनर को गुस्सा दिला रहे हो कि नहीं दिला रहे हो। वो कुछ बोल रहे हो और आपको थोड़ा सा नॉलेज है बोल के आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो, तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द इंटेंशन ऑफ द एग्जामिनर। दूसरा, कभी भी हम लोग अजम्पशन लेते हैं ना तो उसका एक रूल होता है, ऐसा अजम्पशन लो, ये मैं आपको इंटर में भी बताऊंगा, ऐसा अजम्पशन लो जो आपका काम को बढ़ाए, बढ़ाए मतलब इंक्रीज़ करे। ऐसा अजम्पशन लेना चाहिए जो आपको काम को बढ़ाए। ऐसा कभी अजम्पशन मतलब कि जो आपका काम को बढ़ा दे, अरे ठीक है लास्ट में ख़रीदा होगा हटा। तो आप ऐसा अजम्पशन ले रहे हो जो आपका काम को घटा रहा है। ऐसा अजम्पशन हमेशा, ये रूल है, थंब रूल है, कभी भी अकाउंट्स में ऐसा अजम्पशन लो या कोई भी सब्जेक्ट में, हमेशा ऐसा अजम्पशन लेना चाहिए जो आपका काम को बढ़ाए, ताकि आपको कुछ करना पड़े। कुछ करोगे तभी तो मार्क्स मिलेगा। वो एक एडजस्टमेंट दे रहा है, पक्का उस पर कोई मार्क्स है। अगर आप उसे इग्नोर कर रहे हो तो वो तो मार्क्स क्यों देना चाहेगा फिर आपको। भाई आधा मार्क्स दे दिया चलो क्योंकि आप टेक्निकली करेक्ट हो, लेकिन सब्सटेंस ओवर फॉर्म सोचो। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या बोलता है? लॉजिक ओवर लॉ। लॉ को छोड़ो, लॉजिक पे आओ, रियलिटी पे आओ। रियलिटी क्या बोलता है कि करना चाहिए, एग्जाम गो बाय द इंटेंशन ऑफ द एग्जामिनर। ठीक है, ये हो गया। तो 3 लाख का डिप्रिशिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस टू बी चार्ज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। गिवन कितना है भैया? गिवन था 2,44,000 लेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ ऑफिस। तो बोलते हैं 80,000 का इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें 30% तो ऑफिस में यूज़ होता है। तो ठीक है 24,000 को हटाओ, ऑफिस का है उसको हटाओ। फ्यूल चार्जेस में कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेट इनवर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। डिलीवरी चार्जेस ये तो पीएल में जाना चाहिए, टू बी चार्ज टू पीएल आइटम है, तो 20,000 को ये भी हटाओ। तो आपका 2 लाख रुपये है जो आपका मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहिए था। फ्यूल चार्जेस फैक्ट्री एक्सपेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूल चार्जेस एंड फ्रेट इनवर्ड, सुन के लिख लेना, लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा, देखोगे तो आई मीन। फ्यूल चार्जेस एंड फ्रेट इनवर्ड आर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो इसके वजह से कोई रेक्टिफिकेशन हमने नहीं किया, तो 2 लाख को लिख लो। अब स्टूडेंट लोग क्या गलती करते हैं, ये तो कर लेते हैं, इसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई गलती करेंगे, ये स्टूडेंट लोग कर लेते हैं राइट। लेकिन स्टूडेंट लोग क्या सोचते हैं, भैया इन्होंने ना अपने इंक से क्वेश्चन में लिख के दे दिया था कि ये 17,94,000 होगा, तो हम इसे कैसे चेंज कर देते। भैया हम थोड़ी एग्जामिनर से ज़्यादा समझते हैं, नहीं, एग्जामिनर आपसे कम समझता है। आपको उसे अपनी समझदारी दिखानी है कि फिनिश गुड से रॉ मटेरियल नहीं बनता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनता है। चलो फिर भी अगर ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, फिर भी आप बोलते हो कि भैया अभी तो आप वही करने वाले हो, अभी भी आप ये निकालोगे और रॉ मटेरियल निकालोगे, फिर आप कैसे बोल रहे हो कि फिनिश गुड से रॉ मटेरियल नहीं निकलेगा। ठीक है, ये सारा खर्चा मिलके ही तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है ना। अगर खर्चा ही चेंज हो गया
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? वर्किंग नोट 4, इन द गिवन क्वेश्चन, ये सिर्फ समझने के लिए, सेल्फ नोट है ये, खुद के समझने के लिए। इन द गिवन क्वेश्चन वी विल कैलकुलेट raw material consumed by doing back calculation but it is to be noted that since manufacturing expenses shown in the given manufacturing account were not correct and hence are rectified by us, and since manufacturing expenses shown in the given manufacturing, so but it is noted that since shown in the manufacturing account not correct and hence rectified by us, so the amount transferred to trading account that is cost of finished goods produced need to be revised। ठीक है ना? ये आप नोट लिख लोगे सेल्फ के लिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश इधर उधर है तो प्लीज़ करेक्ट कर लेना, ठीक है ना? एक दो लेटर के लिए, ग्रामर के लिए इधर हो मत करना, ठीक है? मेरे ख्याल से करेक्ट है जो भी है। सो द अमाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट नीड टू बी रिवाइज्ड। क्यों होना चाहिए पता है ना? बिकॉज cost of production is calculated by adding all the manufacturing expenses। ठीक है ना? ये समझने के लिए बस ऐसे ही लिख लो। तो मैं निकालूंगा कैलकुलेशन ऑफ, ये मेरा वर्किंग नोट 4 ये होगा, कैलकुलेशन ऑफ रेक्टिफाइड और कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर अमाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग गिवन कितना दिया हुआ है? 17,94,000। अब ध्यान दो, क्योंकि आपका वेजेस घटा है तो ये भी घटेगा, लेस डिक्रीज इन वेजेस पर्टेनिंग टू ऑफिस, 50,000 रुपये घटेगा, प्लस ये इंक्रीज वाला साइन ऐसे नहीं देना एग्जाम में, याद रखना, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन ड्यू टू ओमिशन की वजह से मिस हो गया था, 1 लाख खर्चा बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन बढ़ा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, एंड लेस डिक्रीज इन डायरेक्ट एक्सपेंस टू बी चार्ज टू पीएल, जो पीएल का ऑफिस एक्सपेंस है, या फिर लिख लो ऑफिस एक्सपेंस। कितना रुपया? 44,000, इतना से अमाउंट घटेगा। तो ये आपका निकल जाएगा एक्चुअल, यहाँ लिख लो रिवाइज्ड बैलेंस या फिर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख लो यहाँ पे, 17,94,000, 17,94,000 रुपया माइनस 50,000 प्लस 1 लाख माइनस 44,000, तो ये मेरा आ गया 18 लाख रुपया। 18 लाख मेरा आ रहा है ये बैलेंस। ठीक है? तो यहाँ पे आ जाओ, ये जो बैलेंस है ये सब हमने वर्किंग नोट से लिखा है, 18 लाख। अब आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल सकता है, तो ये भी आ जाएगा 18 लाख, ये भी आ जाएगा 18 लाख, और रॉ मटेरियल कंज्यूम बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा -3 लाख
-3 लाख -2 लाख, ये आ गया मेरा 10 लाख बैलेंसिंग फिगर। भैया एग्ज़ाम में भी क्या ऐसे बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। आपको वर्किंग नोट बना के करना है तो लिख लो वर्किंग नोट 5 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल्स टू ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस वेजेस माइनस डिप्रिसिएशन माइनस दिस, तो वो आ जाएगा ये। या फिर टोटल ऑफ डेबिट साइड इक्वल्स टू टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, फिर वो एक्स वाई आपको पता ही है इधर से उधर करना, ठीक है। अब ये यहाँ से इधर आ गया 10 lakhs। अब यहाँ पे भी 2 फिगर मिसिंग है, इसका तोड़ कैसे निकालें? अब क्वेश्चन पे वापस आओ। हाँ, एक क्रेडिटर अकाउंट है जो हमें हेल्प करना चाह रहा है, एक क्रेडिटर अकाउंट है जो पीछे से बार बार बुला रहा है हमें कि सर मैं हूँ हेल्प करने के लिए, मुझे याद करो। तो ठीक है, उसे याद कर लेते हैं। वो जब इतना बोल रहे हैं कि आओ आओ मैं निकाल के देता हूँ तुम्हें अमाउंट, तो क्यों छोड़ रहे हो उसे? लिखो वर्किंग नोट 5 क्रेडिटर अकाउंट, उसके बाद लिखो वर्किंग नोट 5 क्रेडिटर अकाउंट। क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लो भैया। एक तो दिया हुआ है टू बैंक, मतलब इतना पैसा हमने क्रेडिटर को दिया। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था वो लिख लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15 लाख का, टू बैलेंस सीडी 6 लाख, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आपको बोला भी नहीं कि क्या होगा। ये आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा है कि आपको आता है कि नहीं आता है। ध्यान दो, ओपनिंग बैलेंस मतलब क्रेडिटर आपसे 15 पाता था, आपने उसे 22 लाख दे दिया। क्या आप पागल हो? 15 पाता था, आपने उसे 22 दे दिया। आपसे कोई 15 लाख रुपये पाएगा, आप उसे 22 लाख रुपये दे रहे हो, ठीक है। इसके बाद 22 लाख देने के बाद क्या हुआ, वो अभी भी बोल रहा है, एक मिनट, हाँ 15 लाख था, 22 लाख हमने दे दिया, तो एक तो हमने उसे 7 लाख रुपए ज़्यादा दिया, फिर भी वो मुझसे बोल रहा है कि मैं तुमसे और 6 लाख रुपए पाता हूँ। एक तो मैंने उसे 7 लाख रुपए ज़्यादा दिया, फिर वो बोलता है कि मैं तुमसे 6 लाख और पाता हूँ, तो वो 6 लाख भी मुझसे पाता है, मैंने उसे 7 लाख भी एक्स्ट्रा दिया, तो 13 लाख रुपए कहाँ से आ गया? ये 13 लाख रुपए का पक्का हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा होगा ना। आप एंट्री क्या करोगे? आप बोलोगे भैया एंट्री होना चाहिए परचेज टू क्रेडिटर, लिख लो परचेज, और क्या परचेज हो रहा है? रॉ मटेरियल, ठीक है ना। ये तो अब मैं ये सब नहीं भी समझाता तो भी आप क्या बोलते, भैया ये सब ज्ञान मत दो, हमें पता है ये 28 लाख आएगा और ये भी 28 लाख हो जाएगा और बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे 13 लाख। बस मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि 7 लाख एक्स्ट्रा दिया था, फिर भी वो 6 लाख पा रहा है, मतलब 13 लाख का हमने पक्का ख़रीदा था। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि कुछ परचेज़ हुआ है 13 लाख का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाओ, इसका क्रॉस एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या फिर रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर कितना? 13 लाख। ये कहाँ से आया? देखो ये परचेज़ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना। ये क्रेडिटर देख के मैंने आपको बता दिया था, वर्किंग नोट 5, तो बस यहाँ से निकाल लो। ये हो गया 14 लाख। रॉ मटेरियल आपके पास 1 लाख का था, आपने और 13 लाख का ख़रीदा, और आपने 10 लाख रुपये कंजम्पशन में लगा दिया। वो ये लोग बोल रहे हैं कि 10 लाख का रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम कर लिया, तो कितना बचना चाहिए? ऑब्वियसली 4 लाख बचना चाहिए। कैसे निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर, ये लिखना मत भूलना, ये सब चीज़ है ना, कि ये मैन्युफैक्चरिंग से आया, ये वर्किंग नोट 5 से आया, ये सब लिखना मत भूलना प्लीज़। फुल मार्क्स चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। 8 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है ये, क्योंकि ये 2 चीज़ बनाना है और आपको ये सारा चीज़ अच्छे से दिखाना है। देखो अगर ये 4 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है, तो मैं छोटा सा करके दिखा देता, लेकिन सिंस आपको फुल मार्क्स अगर चाहिए तो आपको अच्छे से वर्किंग वगैरह करके दिखाना है। एंड जो इस चैप्टर में कवर्ड नहीं है, जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग वगैरह मैंने आपको बता दिया है ना। जो भी इस चैप्टर में कमी थी, मतलब बुक के एंड से, बुक वाले जो नहीं दिखाते थे या बुक वाले जो नहीं समझाते थे, वो इस बार मैंने पूरा कवर करवा दिया अभी। तो टेस्ट में कवर करने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट में आएगा तो आप लोग तब कर ही लोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस चैप्टर में आपको और कुछ भी देखने का ज़रूरत है नहीं। हालांकि कोई टर्म्स वगैरह में अभी आप कन्फ्यूज हो, ओवरहेड क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो आप एक बार बुक खोल के देख सकते हो। मेरे ख्याल से आपको एक भी कोना बुक का देखना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आपको अपनी मर्ज़ी से आपको थोड़ा सम्स वो देखना है, MCQ 5-2 दिया हुआ है वो देखना है तो देख लो। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। एक छोटा सा मैंने बच्चा क्वेश्चन होमवर्क दिया आपको, इलस्ट्रेशन 2, जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया आपको बोल बोल के, बस आपको पेन से उतारना है कॉपी में, लेकिन प्लीज़ उतार लेना, ठीक है ना। उतना आप कर सकते हो मेरे लिए, मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।